डॉक्टर शशांक बंसल, मोस्ट वेलकम टू द अराइव्ड पॉडकास्ट। हमारे घर पे जब बच्चे होते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि फर्स्ट 40 डेज बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालना। इसके पीछे क्या लॉजिक है? एक्चुअली जो बच्चे के नेवल होता है उस पर कई लोग काऊ डंग लगाते हैं कि इन्फेक्शन ना हो, बट ये भी एक मिथ है बहुत बड़ा। जन्म गुट्ठी करके एक आता है कि जन्म पे देना है, बट द एक्चुअल कंसंट्रेशन आप पीछे पड़ेंगे तो उसमें अल्कोहल होता है। स्क्रीन टाइम इतना हो गया है, दे नो एवरीथिंग कि रील्स कैसे देखनी है, फोन कैसे चलाना है, तो उसमें उनका ब्रेन का जो डोपामिन लेवल है ना, तो वो अब उनको एक्साइट ही नहीं करता। तो कौन सी एज तक स्क्रीन दिखाना ही नहीं चाहिए? एक बहुत पॉपुलर एक कार्टून आता है, वो बच्चों को सामने बैठाते हैं, अपने कार्टून कंटेंट शूट कर लिया उन्होंने, जहाँ पे बच्चे का कंसंट्रेशन लूज हुआ वो चीज़ को वो रिप्लेस कर देते हैं। कोक का या कोई भी एक ब्रांड देखेंगे तो वो आप इतना शुगर अगर आप खिला रहे हैं कंटिन्यूस ये रहा तो मोस्टली 90% चांस है बच्चे को डायबिटीज होगा। पेरेंट्स आर फाइटिंग, शाउटिंग और व्हाटएवर जो बच्चा देख रहा है उससे भी स्टटर होता है। Like a lot of things, parenting is a skill. And if you want to be good at it, it is important for you to have the right kind of knowledge and guidance. And of course, practice. Today's guest was Dr. Shashank Bansal. He's a pediatrician. And we talked about some amazing insights from his career and his studies and his education. We busted a lot of myths around how children are taken care of, how parenting is done. We talked about some do's and don'ts while you are taking care of your child. I think this episode is extremely important for you if you are going to be a parent or if you are a parent. And how can you improve your child's life, not just when they are children, but also when they grow up. It is a must watch for you guys. And if you liked it, please do share with people who are going to become parents or somebody who would benefit from it. Thank you for watching this podcast. Okay, Dr. Shashank Bansal, most welcome to the Arrived podcast. Thank you so much for inviting me. Shashank, I got to know about you from a friend. Yes. And then I heard a few stories about the kind of work that you're doing. Why don't you introduce yourself to the audience? Myself, Dr. Shashank Bansal. I am MBBS, MD Pediatrics. I've done my MD Pediatrics from BJ Medical College, one of the finest colleges in India, from Ahmedabad. And from there, I was doing 1 year rotatory compulsory SRship there also. And after that, right now I'm practicing in Cygnus Maharaja Agrawal Hospital, Panipat. So since 2 years I am there only. आपने नियोनेटोलॉजी पे भी पढ़ाई करी है. So what is neonatology? नियोनेटोलॉजी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, आफ्टर एमडी पीडियाट्रिक्स होती है. सो आई हैव डन फेलोशिप जो कि 6 months to 1 year की होती है. 6 months to 1 year की होती है. तो उसमें स्पेशलाइज फॉर 0 to 28 days बेबीज ओनली. ओके. तो वो अलग से पढ़ाई होती है जिसमें हम सिर्फ 0 to 28 days की जो बेबीज की जो प्रॉब्लम्स है वो हम सॉर्ट आउट करते हैं. Which is, I think, the most critical time Yes. for a baby, right? Yes. अच्छा, इंडिया में there is a lot of talk. हमारे घर पे जब बच्चे होते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि फर्स्ट 40 days बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालना, मदर को भी घर से बाहर नहीं निकालना. इसके पीछे क्या लॉजिक है? एक्चुअली ये बहुत पहले से चला आ रहा है एंड जिसको हम रूमिंग इन बोलते हैं. रूमिंग इन. ओके. तो इसमें हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि बच्चा मम्मी के पास रहे. एंड ये एक पहले से चला आ रहा है एंड इसका एक साइंटिफिक रीजन है. क्योंकि बच्चा जितना कम बाहर निकलेगा उतना कम इन्फेक्शन लगेगा, दूसरों के कांटेक्ट में कम आएगा. तो ये हम भी प्रैक्टिस करते हैं अपनी प्राइवेट में भी कि मदर एंड चाइल्ड शुड बी केप्ट विद ईच अदर, लाइक रूमिंग इन, कि एक ही रूम में मदर एंड चाइल्ड होने चाहिए, बाकी बाहर बच्चा ना निकले उतना बेटर है. सो मैं ये जो पॉडकास्ट है, माय गोल आफ्टर रूमिंग इन फॉर दिस पॉडकास्ट इज, most of our viewers are from the age of 25 to 35. That's the majority of our viewers. And if you look it up on Google, the average age of parents is, the first time parents is
26 something for the females, Yes. and 30 something for the men. males. So we are right there. Yes. Okay, right in the middle of it. And a lot of people who are watching this podcast right now either are parents, new parents, or are going to be parents. Yes. So keeping in mind that we're talking about the health of a child from maybe a little close to birth, Yes. post birth immediately for about a 30-day period, Yes. and then for the next couple of years. और हम उसके बाद भी थोड़ी बहुत जनरल कुछ बातें करेंगे. We will talk about busting a few myths Yes. around children's health. Also, I want to talk about how a man in the relationship, the father in the relationship, can contribute towards the child's health. Right, so maybe we'll touch upon that issue also. Why don't we start with, you worked in Gujarat. Yes. और मैंने जब मैं रिसर्च कर रहा था इसके बारे में, और anyway not research, हमारे सबके घर में हम देखते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे कुछ मिथ्स और बहुत सारे सिस्टम्स चले हुए आ रहे हैं बहुत सालों से. तो कुछ ऐसी कुछ चीजें जो स्टेट वाइज होती हो. सो फॉर एग्जांपल, यू स्टडीड इन गुजरात एंड यू वर्कड इन गुजरात. गुजरात में कुछ ऐसा होता है, लाइक इज देयर एनीथिंग? हाँ, गुजरात में जो पेरिफेरल एरियाज है, विलेजेस एंड इनमें काफ़ी एक प्रथा है, जो ट्रेडिशन चला आ रहा है कि अगर जैसे बच्चे को न्यूमोनिया हुआ है या कफ कोल्ड हुआ है, तो कंजेशन है उसके चेस्ट में, तो अगर हम उस पर सिक्का रख के उसको जला देंगे बच्चे को, गरम सिक्का, हाँ बिल्कुल, उसको आयरन उस पर गरम करके एंड फिर उसको रखते हैं, जिसका मार्क भी होता है बच्चे के. जब वो लेके आते थे हमारे पास, तो उस बच्चे के उस पर सिक्के का पूरा निशान होता था. तो कई बार वो चेस्ट पे, कई बार वो अम्बलाइकस पे वो रख के उस पर पूरा निशान आ जाता था कि उससे बच्चे को आराम होता है. तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन है वहाँ पे. तो हमने काफ़ी काउंसलिंग तो करते थे, बट तब तक तो बच्चे को कितना पेन होता है, एक गरम सिक्का खुद को रखें और बच्चों को, तो ये बहुत होता है. जैसे कमर पे रख देते हैं. 2 years, 1 year, less than 6 months, they don't know. उनको नहीं पता, उनको पता है बस कि हाँ बच्चे को हुआ है ऐसा कुछ, तो वो उसको डांग बोलते हैं कि डांग देते हैं. तो वो डांग मतलब कि उसको गरम उससे जला देना, कि उससे उसको ठीक हो जाएगा. I cannot believe it. This is crazy. मैं भी जब स्टार्टिंग में था तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ये तो ट्रेडिशन ये नॉर्मली विलेजेस में होता है या फिर सिटीज में भी लोग करते हैं? मोस्टली विलेजेस में. बट फिर जब बच्चा ठीक नहीं होता एंड उसकी वजह से ऑब्वियसली कॉइन है, सेप्सिस करेगा, बच्चे को इन्फेक्शन करेगा. वो इन्फेक्शन होके जब बच्चा खराब होके हमारे पास आता है, तो हमें पता चलता है कि बच्चे को जलाया गया है पहले. माइंड ब्लोइंग. और मतलब इस पे गवर्नमेंट का कोई सिस्टम, कोई लॉ या कुछ इस तरह का नहीं है? एक्चुअली क्या है कि सब Regulation? बिल्कुल गाँव में होते हैं, एंड जो वहाँ के दाई होते हैं या जो भी जिन पे वो भरोसा करते हैं, वो लोग देते हैं. इनका अनरेगुलाइज है सब, कि किसी को नहीं पता कि कौन दे रहा है क्या है, जब तक बच्चा ठीक है. अब देखिए, न्यूमोनिया सिंपल भी होता है, जिसमें हो गया बच्चा अपने आप भी ठीक हो गया था, बट वो उसकी वजह से हो गया ठीक, तो उनको लग रहा है कि हाँ बच्चा ठीक हो गया. बट कोई बच्चा अगर 10 में से 2 या 3 को अगर सेप्सिस हो गया, वो बहुत गंदा सेप्सिस होता है. मतलब दे लैंड, फिर उनको सिटीज. What is sepsis for everyone? सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन. जैसे हमने दिया है तो स्किन पे इन्फेक्शन होगा, वो ब्लड में फैलेगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा वो बैक्टीरिया, तो पूरी बॉडी खराब करता है. और उस बच्चे को ठीक होने में कितना टाइम लगता है? मिनिमम 14 days, एंड कई बच्चे एक्सपायर भी हुए हैं उस चक्कर में, क्योंकि वो सेप्सिस कहीं भी फैल सकता है, ब्रेन में भी जा सकता है, इन्फेक्शन कहीं भी जा सकता है, तो एक्सपायर भी होते हैं जब अगर लेट प्रेजेंटेशन है उनकी. तो हाउ डू यू नो? अच्छा, सो जैसे किसी बच्चे को निमोनिया या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई, सो फॉर अ पेरेंट फर्स्ट साइन क्या होता है, एंड देन व्हेन शुड द पेरेंट विजिट द डॉक्टर फॉर निमोनिया? फॉर एग्जांपल, या कोई भी इन्फेक्शन है तो फर्स्ट होता है मोस्टली फीवर. बच्चे को आ रहा होता है, 1 से 2 दिन फीवर होता है. जनरली हम लोग क्या करते हैं कि फीवर आ रहा है तो कि पैरासीटामोल एक जनरल वो हो गया है कि ओवर द काउंटर ड्रग है. एंड फीवर के साथ कोई जैसे कंडीशन है कि कफ है, कोल्ड है, डायरिया है, वॉमिटिंग है, अगर वो इतना सीवियर है कि आप घर पे मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो अल्टीमेटली आपको एक पीडियाट्रिशियन को, लोकल पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए, नॉट जनरल फिजिशियन. क्योंकि पीडियाट्रिक्स में क्या है, सारा खेल ही डोज का है, बच्चे के वेट के हिसाब से डोजिंग चलता है, इसलिए मेडिसिन से बिल्कुल डिफरेंट किया गया पीडियाट्रिक्स को. तो हमारा काम ही सारा मैथ्स पे है, mg पर kg पे. तो हम बच्चे का वेट के हिसाब से दवाई लिखते हैं, हर चीज.
but the medicine can be same for an adult and for यस यस for a child. यस, बस फॉर्मुलेशन चेंज है, वो टैबलेट्स लेते हैं, हम सिरप देते हैं, तो बस वो पर सिरप में भी कितना mg कितना ml देना है वो एक पीडियाट्रिशियन बता पाएगा, क्यों? बच्चे के वेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो हर बंदे को फॉर्मूलाज नहीं पता होता. इट टेक्स 3 years ऑफ रेसिडेंसी टू लर्न कि कितने mg पर kg मुझे उस बच्चे को देना है. तो अब सिंपल है 2.5 ml सुबह शाम तो कोई भी लिख सकता है, बट उसको कैलकुलेट करके, क्योंकि 2.5 नहीं 3 जाएगा या 3.5 जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ द चाइल्ड. yes. और मेल और फीमेल पे भी डिपेंड नहीं करता है. नहीं, वेट Weight only. वेट ओनली. Only the weight of the child. I think it is a great way to first start busting some myths. Yep. और क्या क्या myths होते हैं बच्चों से related? न्यूबॉर्न में काफी मिथ्स होते हैं, लाइक काजल एप्लीकेशन एक बहुत बड़ा मिथ है कि जनरली ग्रैंड नैनीज जो होते हैं घर में बड़े, वो लगा देते हैं बच्चों की आंखों में भर भर के काजल लगा देते हैं कि एक तो है नजर ना लगे, सेकंड वो सोचते हैं कि बच्चे की आंखें बड़ी हो जाएंगी इससे, अभी तो बहुत छोटी छोटी सी लग रही है न्यूबॉर्न में. तो ये काफी बड़ा मिथ है, बट एक्चुअली क्या है, आजकल काजल में लेड बहुत कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है लेड की, तो वो आंखों में जाएगा तो ऑब्वियसली टॉक्सिसिटी कंजंक्टिवाइटिस करता है. दूसरा, आंखों की जो स्क्लेरा होती है वो बहुत थिन होती है बच्चों की, तो सीधा इन्फेक्शन ब्रेन में जाता है. तो हमने कई बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो सिर्फ काजल लगाने की वजह से ब्रेन में मेनिंजाइटिस हो गया उनको. तो जो आपका आईज है ना वो जेनेटिक है, मम्मी की बड़ी है, मम्मी की ब्लू है या पापा की ब्लू है तो ब्लू ही आनी है, मम्मी और पापा की बड़ी है छोटी है, नहीं तो ऐसा तो चाइना वाले बोलते हैं कि हम भी सबको काजल लगाते हैं, बच्चों की आंखें सबकी बड़ी कर देते हैं, उनकी छोटी छोटी सी क्यों होती. तो इट इज़ अ जेनेटिक कॉज, ऐसा नहीं होता. और एक होता है कि अम्बलाइकल कॉर्ड पे जो बच्चे के नेवल होता है उस पे स्टार्टिंग में कॉर्ड लगी होती है जिसको हम काटते हैं जब बर्थ होता है, उस पे कई लोग काउ डंग लगाते हैं कि उसको सेफ, काउ डंग लगाते हैं कि उसको सेफ कर दें कि इन्फेक्शन ना हो. काउ डंग से इन्फेक्शन नहीं होगा. ओके, बट ये भी एक मिथ है बहुत बड़ा कि काउ डंग तो ये नॉर्मली कौन से एरियाज में होता है? मोस्टली पेरिफेरल एरियाज ऑफ नॉर्थ इंडिया जहाँ मैंने देखा है अभी तक, तो पेरिफेरल एरियाज में ज्यादा है, सिटीज में नहीं है, बट पेरिफेरल एरियाज में अभी भी बहुत कॉमन है. धागे से बांध दिया, आजकल तो अम्बलाइकल कॉर्ड के कॉर्ड क्लैम्प्स आते हैं, स्पेशलाइज स्टरीलाइज्ड आते हैं कि कुछ भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए बच्चे को. बट पहले क्या करते थे, धागा बांध देते थे रोकने के लिए, काउडंग लगा देते थे कि ब्लीडिंग रुक जाए एंड इन्फेक्शन ना हो, बट उल्टा करता है वो, काउडंग इन्फेक्शन करता है बच्चे को. तो एंड उस समय क्या होता है, बच्चे की वो जो नेवल हमने काटी है उससे डायरेक्ट सोर्स सेप्सिस का जाता है बॉडी में डायरेक्ट, मतलब इट्स लाइक अ ओपन कैनुला, कि अगर मैंने कैनुला को खुला छोड़ दिया एंड उसमें से बैक्टीरिया जा रहे हैं तो इट्स लाइक एन ओपन कैनुला बच्चे के लिए, बहुत डेंजरस है. बहुत. और एट द टाइम ऑफ बर्थ ये भी होता है कि बहुत कॉमन चीज़ है कि हनी चटवाते हैं, शहद चटवाते हैं. व्हाट अबाउट दैट? ये भी बहुत पुरानी एक चली आ रही है कि बच्चे को हनी देना ही है एट बर्थ, बट क्या है, हनी में एक टॉक्सिन आता है बॉट्युलिज्म का, क्लोस्ट्रीडियम बॉट्युलिनम एक बैक्टीरिया है, वो बॉट्युलिज्म करता है. बॉट्युलिज्म क्या होता है? बॉट्युलिज्म जैसे पैरालिसिस, ओके, बिल्कुल बच्चे को पैरालाइज कर देगा. तो लेस देन 6 months के बच्चे में वैसे तो अप टू 1 year नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चों में वो इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हुई होती कि वो इससे लड़ पाए क्लोस्ट्रीडियम बॉट्युलिनम टॉक्सिन से. बट बेटर ये है कि आप हनी दीजिए ही मत, है ना, हम यही प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपके बच्चे को वो बॉट्युलिज्म ने पकड़ लिया, हनी क्योंकि प्यूरिफाइड नहीं आते उसमें वो हो सकता है वो बैक्टीरिया, तो आपका बच्चा पैरालाइज हो जाएगा बिल्कुल, और कुछ नहीं हो सकता उसके बाद, उसका कोई ट्रीटमेंट ज़्यादा है नहीं. तो वो बहुत एक ये भी गिविंग हनी इज नॉट रियली गुड, नॉट रियली, चाहे वो प्योर हनी हो, डाबर कुछ का भी हनी हो, कहीं से भी लेके कुछ आए हो, भी हनी हो. इज हनी, कहीं का भी कहीं का भी नहीं देना, सिर्फ ब्रेस्ट, ऑर्गेनिक हो, नॉन ऑर्गेनिक हो, कुछ भी हो, ब्रेस्ट मिल्क ओनली, only and only first 6 months, first 6 months, only and only breast milk. exclusive breastfeeding till 6 months. What Exclusive. about females who can't produce enough breast milk? वैसे तो अगर हम पूछे ब्रेस्ट मिल्क ही फर्स्ट आंसर रहते हैं हमारे, कि अगर पेशेंट पूछता है तो. बट हाँ, अगर नहीं आ रहा मदर को तो मदर को सप्लीमेंट्स वगैरह देते हैं. उसके क्या कॉजेज होते हैं? किसके? ब्रेस्ट मिल्क ना आने के. एक तो है जैसे आजकल वो भी टैबू भी बन गया है, सिजेरियन है 4 days तक मदर को नहीं आएगा. ऐसा नहीं है कि सिजेरियन हुआ है, पहले भी होते थे, 4 days तक अगर फीड ही नहीं आएगा तो कैसे चलेगा. नॉर्मल डिलीवरी है, विद इन हाफ एन आवर आ जाता है. सिजेरियन में अगर आप कोशिश करेंगे एंड मदर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि मदर के हार्मोन से रिलेटेड है ये सब कुछ. मदर का जो हार्मोन है ना, कि मदर कितनी विल पावर उसकी स्ट्रांग है, कि क्योंकि ये सब हार्मोनल है, जितना वो विल पावर स्ट्रांग होगी ब्रेस्ट मिल्क उतना रिलीज होगा.
तो विद इन 1 आवर भी अगर 1 to 4 आवर में मदर को ब्रेस्ट मिल्क आ सकता है. ऑन एन एवरेज फॉर अ नेचुरल डिलीवरी हाफ एन आवर के अंदर ब्रेस्ट मिल्क रिलीज हो जाता है. नॉर्मल डिलीवरी में. अच्छा, आई एम अ बायोलॉजी स्टूडेंट, सो आई एम वेरी क्यूरियस. हाउ, सो जैसे बेबी डिलीवर हुआ नेचुरल डिलीवरी में, Yes. तो बॉडी में क्या ऐसा चेंज हुआ, क्या हार्मोन्स रिलीज हुए दैट हाफ एन आवर के अंदर रिलीज ब्रेस्ट मिल्क रिलीज हुआ, और ये पहले डिलीवरी से थोड़ा सा पहले क्यों रिलीज नहीं होता? लाइक हाउ इज इट टाइम्ड सो वेल? एक्चुअली 2 हार्मोन होते हैं, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन. प्रोलैक्टिन बनाता है एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीट कराता है. ओके. तो प्रोलैक्टिन तो था, प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क बनाता है एंड ऑक्सीटोसिन उसको जब बच्चा सक करता है तो रिलीज कराता है. तो प्रोलैक्टिन तो था, अब ऑक्सीटोसिन तब रिलीज होगा जब बच्चा सक करेगा. तो वो ये डिलीवरी के बाद होता है ये प्रोसीजर. तो जैसे ही आपने बच्चे को डिलीवरी कराई, तो आजकल तो ये है कि डिलीवरी कराते ही बच्चे को मदर के लैप उस पे एब्डोमेन पे रख दिया एंड इसको ब्रेस्ट क्रॉल बोलते हैं. बच्चा क्रॉल करता हुआ मदर के ब्रेस्ट तक जाएगा अपने आप. इसको ब्रेस्ट क्रॉल बोलते हैं, बहुत कॉमन है. मेरी वाइफ का थीसिस था इस पे, ब्रेस्ट क्रॉल पे, कि वो हमने ही करा के देखे. सिजेरियन हुआ है, सिजेरियन होते ही बच्चे को सीधा लेके नहीं जाना कहीं, डायरेक्ट मदर की ब्रेस्ट एब्डोमेन पे रखा. बच्चा विल क्रॉल, ट्राई टू क्रॉल, मतलब पेट के ऊपर उल्टा करके बच्चे को उल्टा करके, एंड वो धीरे धीरे एंड फेस एक साइड पे कि उसको नोज ब्लॉक ना हो, एंड वो धीरे धीरे क्रॉल करके एंड ही विल ट्राई टू ग्रैब दैट ब्रेस्ट. आफ्टर बर्थ द चाइल्ड क्रॉल्स टू द ब्रेस्ट. कोई भी है, कहीं भी रखेंगे. अब हम ट्रॉलीज पे रखते हैं बच्चे को ले जाके कि अम्बिलिकल कॉर्ड काटा है, तुरंत हम ट्रॉली पे ले गए, वहां भी बच्चे कोशिश तो करते ही हैं. बट मदर से ये जो ब्रेस्ट क्रॉल है, इससे बच्चे को, मदर को स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है बच्चे के साथ. उनको बच्चे को पता है, उन्होंने बच्चे 9 मंथ मम्मी के अंदर रहा है, वो उसको मम्मी का स्मेल भी पता है थ्रू ब्रेस्ट मिल्क. मम्मी की हार्ट साउंड सुनी है उसने जब अंदर था. तो सारे सेंसेस 5 सेंसेस उसमें डेवलप होते हैं, तो वो बच्चा रिकॉग्नाइज करता है. तो जैसे ही वो बच्चा क्रॉल करके मदर की ब्रेस्ट पे सकिंग चालू करेगा, तो वो लैक्टिफेरस डक्ट खुलती है एंड ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है ब्रेन से, एंड वो सिक्रीट कराता है ब्रेन. And the crazy part about evolution is that the child knows that what is the scientific term? Is it called latching? Latching. Right? The Yes. child knows how to latch Latch. to the mother's nipples. बिल्कुल. Right? किसने सिखाया? किसी ने नहीं नहीं सिखाया. And it's not just with the human baby, it's with all the mammals, right? Crazy, yaar. This always fascinates me as a student of science. Okay, so that is one issue. Second thing, एक ये घुट्टी का भी होता है. घुट्टी क्या होती है? Like tell me more about it, and क्या myth है इसके अराउंड? जन्म गुट्टी करके एक आता है कि जन्म पे देना है गुट्टी. तो एक्चुअली जो पहले आती थी एंड पहले लोग देते थे कि बच्चा जब एक्सेसिव क्राई करता था कि कुछ नहीं मिल रहा, तो जन्म गुट्टी देते थे. एंड उसका ट्रीटमेंट मतलब एक तरह से कोलिक की पेन होता है बच्चे को, वो दैट इज कॉमन. तो एब्डोमिनल कोलिक, मतलब कोलिक पेन इंटेस्टाइन्स में. जब अभी तो बच्चा है ना, अभी जैसे पैदा ही हुआ है, तो उसको नहीं पता कैसे रिया है, वो तो रोएगा. तो जैसे इंटेस्टाइन की मूवमेंट होती है, तो कोलिक की पेन होता है, कोलिक टाइप ऑफ पेन, उसकी वजह से ही होता है. एंड जब हम जन्म गुट्टी देते हैं तो वो रिलीव हो जाता है. बट द एक्चुअल कंसंट्रेशन आप पीछे पढ़ेंगे तो उसमें अल्कोहल होता है इन द चाइल्ड, उसमें जन्म गुट्टी में. तो अल्कोहल से ऑब्वियसली बच्चा सिडेट हो जाएगा थोड़ा, तो वो सिडेट होते ही बच्चा चुप हो जाता है. तो पहले से यूज हो रहा है एंड उसमें शुगर होता है बहुत कंसंट्रेशन में. तो जब शुगर होता है तो बच्चे की वो थर्स्ट एंड वो हंगर भी मिट जाता है, तो बच्चा वैसे भी चुप हो जाता है. तो ये दोनों रीजन की वजह से बच्चा चुप हो जाता है. तो पहले से चला आ रहा है कि जन्म गुट्टी से ज्यादा रोएगा तो देना है. बट उससे बेटर है कि आजकल काफी मेडिकेशंस आ गई हैं आयुर्वेदिक एंड एलोपैथी में, कि उससे बेटर है एंड विदाउट अल्कोहल विदाउट शुगर है, तो वो देने के से ज्यादा बेटर इंप्रूवमेंट आता है. बट पहले से चला आ रहा है ये भी एक कि जन्म गुट्टी देना चाहिए. एंड अब कंसंट्रेशंस पीछे कोई चेक नहीं करता था, पहले दे देते थे, तो अब वही है. डू यू थिंक, मतलब इतने सालों से दुनिया में बच्चे हो ही रहे हैं, राइट? वी आर एट 8 बिलियन ऑन द प्लैनेट. सो ऐसा तो है नहीं कि ये साइंस डेवलप होने से पहले बच्चे नहीं होते थे. और सो टेल मी कि ये सब चीजें आपके हिसाब से कहाँ से आई? लाइक फ्रॉम वेयर हैव दीज, इज देयर एनी स्टडी ऑन दीज कि क्यों डेवलप हुई किस एरिया में, पर्टिकुलर रीजन से? गुजरात में यू मेंशन्ड अबाउट दैट बर्निंग कॉइन, राइट? देन ये घुट्टी एंड देन शहद, देन काउ डंग इज क्रेजी. तो ये कहाँ से आती हैं ये चीजें? एक्चुअली एंसेस्ट्रल है सब कुछ.
मतलब जैसे परदादा ने सिखाया था, मतलब उन्होंने उनको नीचे वालों को सिखाया, उन्होंने नीचे को सिखाया, तो ये हायरार्की में चला आ रहा है। एंड अभी भी हम जैसे हम काउंसिल करते हैं ना, तो अगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स खड़े हैं तो बोलते हैं आप क्या बता रहे हैं सर, हमने भी बड़े बच्चे किए हैं, इतने सारे बच्चे हैं हमारे भी। तो ऐसा नहीं है कि अब जैसे एक है कि गाय का दूध है कि मम्मी को दूध नहीं आ रहा तो हम तो गाय का दूध पिलाएंगे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जबकि गाय का दूध आप जो गाय का निकाल के लाते हैं दैट इज नॉट पास्चराइज्ड। आप कितना भी बॉईल कर लीजिए 100 डिग्री पे ही तो जाएगा, पास्चराइजेशन टेम्परेचर पे जा ही नहीं सकता जो कंपनीज करती हैं उसको। तो वो चीज आ ही नहीं पाती बच्चे में ना, पास्चराइज मिल्क का जाता ही नहीं है, तो उससे इन्फेक्शन होता है। बट समझते ही नहीं है, क्योंकि वो बोलेंगे हमने कितने बच्चे बड़े कर दिए। मतलब वो एंसेस्ट्रल है, ये सब चीजें पहले से चली आ रही है। धीरे धीरे चेंज हो रहा है, सिटीज में तो काफी चेंज हो चुका है, पेरिफेरल में थोड़ा टाइम लगेगा बट होगा। ठीक है, ओके। So now I broadly, when I was thinking about how and where to take this podcast in which direction, so मैंने सोचा कि why not start with a process of pre-birth, child care, then post-birth, first 30 days, right, 30-40 days, then talk about the next 5 months, तो जो पहले 6 महीने होते हैं, and then 2 years and forward. So let's come to the first stage. सबसे पहले एक parents को mother and father both, what are the things that they should take care of during their pregnancy and maybe close to the birth? कुछ ऐसी चीजें न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, मेंटल स्ट्रेस के बारे में, so that पोस्ट बर्थ कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो। फर्स्ट तो है कि ANC विजिट्स जिसको हम बोलते हैं, एंटीनेटल केयर विजिट्स बोलते हैं, जो वो बहुत ज़रूरी है। कई जगह पे ऐसा नहीं किया जाता कि ठीक है डिलीवरी हो रही है करा लेंगे, 9 मंथ्स ही तो निकालने, बट एंटीनेटल केयर विजिट्स टू द गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। 4 to 5 हम बोलते हैं कि मिनिमम होनी चाहिए, वैसे तो आइडियली 7-8 तक जाती है। तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हर विजिट में एक प्लान उनका होता है कि ये विजिट में आए हैं मदर तो इसमें एक USG होगा, ये विजिट में आया तो ये टैबलेट चालू होगा, फोलिक एसिड देना है, आयरन देना है, क्योंकि ये सब कॉम्प्लिकेशन आते हैं मदर को। ब्लड लॉस की वजह से आयरन की कमी हो जाती है, फोलिक एसिड कम होता ही है। तो वो गायनेकोलॉजिस्ट आपको असेस करते रहते हैं, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होते रहते हैं मदर के कि इन्फेक्शियस डिजीज के HIV, HBsAg, HCV जो इन्फेक्शियस है कि बच्चे को वो ना हो। मदर को अगर पकड़ में आ जाए, थायराइड है, डायबिटीज है, BP है, BP हाई हो जाता है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन जिसको हम बोलते हैं, तो ये सब चीजें पे कंटिन्यूस एक चेक रहता है अगर आप टाइम टू टाइम एक गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करते हैं तो ये बहुत जरूरी है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि अगर आपने रिपीटेड ANC विजिट्स विद उन्होंने जो बोले हैं सोनोग्राफीज वो टाइम टू टाइम कराए हैं, level 2 level 1, तो बच्चे में मोस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि दे नो कि जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है अब हमें अभी सिजेरियन करके या अभी डिलीवरी करना है बच्चे का, या थोड़ा हम वेट कर सकते हैं, उनको सब कुछ पता रहता है। हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते कुछ भी। अच्छा, तो इसमें जब जो ANC विजिट्स के टाइम पे स्कैन्स वगैरह होते हैं, उसमें कुछ ऐसे टेस्ट्स भी होते हैं जो पेरेंट को करवाने ही चाहिए? ANC विजिट्स में बहुत जरूरी है, जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, राइट? एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट। एनी अदर टेस्ट दैट शुड बी, ऑटिज्म के लिए या इस टाइप की चीजों के लिए टेस्ट होते हैं? नहीं, ऑटिज्म आप फर्स्ट उसमें नहीं बता सकते। ओके, क्योंकि ऑटिज्म मोस्टली आजकल तो वैसे वर्चुअल ऑटिज्म चल रहा है, स्क्रीन टाइम वगैरह की वजह से। वर्चुअल ऑटिज्म, ये एक न्यू अभी नेम लॉन्च हुआ है। ओके, टेल मी अबाउट इट। स्क्रीन टाइम बच्चों का जो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पूरे टाइम फोन्स, एंड आजकल जैसे हम बच्चे को कुछ खाना खिलाना है तो भी हमें एक टैबलेट चाहिए उसको करेक्ट डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो उसकी वजह से ऑटिज्म हो गया। ऑटिज्म में मोस्टली यही होता है, बच्चा डिस्कनेक्ट हो जाता है। एक मिनट, आई एम ब्रेकिंग यू हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट ऑटिज्म इज? यस, एंड देन वी विल टॉक अबाउट स्क्रीन टाइम। ओके, सो ऑटिज्म में बच्चे को मोस्टली डिस्कनेक्शन हो जाता है फ्रॉम द वर्ल्ड। बच्चा अपने में रहता है, तो सोशल एंड कम्युनिकेशन बिल्कुल बच्चे का इंस्टेबिलिटी होता है। बच्चा ना किसी से बात करता है, अपने में अलग से आपको बच्चा बैठा दिखे रहेगा। पूरे रूम में अगर बच्चे खेल रहे हैं, वो बच्चा उनके साथ नहीं खेलेगा, तो सोशल कम्युनिकेशन बिल्कुल जीरो हो जाता है। जैसे मान लीजिए दीवार पे है कि स्क्रिबलिंग कर रहा है, तो पूरे दिन से स्क्रिबलिंग करता रहेगा। अगर एक चेयर है, स्टूल है,
स्टूल के चारों ओर घूम रहा है तो घूमता ही रहेगा, मम्मी को मम्मी नहीं बोलेगा। 2-4 साल के बच्चे हैं आजकल जैसे, तो ना बोल, पहले बोलते थे, दे हैव अ हिस्ट्री कि हाँ पहले सर अच्छे से बोलता था, बट अब आप स्क्रीन टाइम इतना हो गया है, पूरे टाइम दे नो एवरीथिंग कि रील्स कैसे देखनी है, फोन कैसे चलाना है, तो उसमें उनका ब्रेन का जो डोपामिन लेवल है ना, डोपामिन एक हार्मोन है, Yeah. तो वो अब उनको एक्साइट ही नहीं करता। Okay, because they're used addicted to that kind of dopamine release. कि ये excite नहीं करता सब कुछ. तो एक्साइट ही नहीं करता उनको। What about eye contact? They don't even have eye contact. Yes. Eye contact भी नहीं करते. नहीं करते, कोई रिएक्शन नहीं देते कुछ बच्चे. नहीं, आप पूछते रहिए उनसे, कुछ भी नहीं बताएंगे, घूमते रहेंगे। इसकी वजह से जैसे अटेंशन डेफिसिट हो जाता है उनको, कि आप कंसंट्रेशन लैक होता है, आप कुछ भी बैठा के उसको बोलेंगे कि आपको ये करना है, दे डोंट फोकस। तो ये वर्चुअल ऑटिज्म यू टॉकिंग अबाउट, स्क्रीन टाइम की वजह से वर्चुअल ऑटिज्म होता है. ऑटिज्म नेचुरली भी अकरिंग होता है. नेचुरली नहीं है, मोस्टली हाँ जेनेटिक में लिखे हैं कि कुछ जीन्स की वजह से होता है, बट इट इज प्रिवेंटेबल। So tell me, like before the invention of mobile phones and iPads, जो बच्चे पैदा होते थे क्या वो ऑटिस्टिक नहीं होते थे? ऑटिस्टिक होते हैं, अगर उनके पेरेंट्स मान लीजिए कि फोकस नहीं करते, सिर्फ मेड को दे रखा है बच्चा, तो अब फोकस ही नहीं है पेरेंट्स का उन बच्चों पे, उनको बच्चे को टाइम नहीं दे पाते, जैसे तो टाइम नहीं दे पाते तो वो बच्चा एक लेफ्ट आउट सा फील करता है उनसे, घर वालों से, तो वो ऑटिज्म की तरफ भी जाते हैं बच्चे मोस्टली। जेनेटिक फैक्टर्स हैं कुछ जो प्रीडिस्पोज करते हैं ऑब्वियसली। हाँ, तो जेनेटिक फैक्टर्स का क्या सोल्यूशन है फिर? उसका कोई सोल्यूशन नहीं कोई है? सॉल्यूशन नहीं है उसका। तो कैन देयर बी नो थेरेपी फॉर दीस सच किड्स? ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, OT जिसको बोलते हैं। सो अगर जेनेटिक, तो दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करूं, अगर मैं जेनेटिकली ऑटिस्टिक अगर कोई बच्चा है वर्सेस वर्चुअल ऑटिस्टिक बच्चा है, तो जेनेटिक ऑटिस्टिक एंड वर्चुअल ऑटिस्टिक दोनों के लिए थेरेपीज होती हैं? यस, जेनेटिकली ऑटिस्टिक के लिए आपको सिंपल ऑक्यूपेशनल थेरेपी में डालना है बच्चे को। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में वो लोग बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, दे ट्रेन बच्चे को कि हम कैसे कम्युनिकेशन करें बच्चे का, जैसे स्पीच थेरेपी देते हैं उनको कि कैसे देना है, कैसे बोलना है, जो वो भूल चुका है ये सब, एंड डिस्ट्रैक्ट करते हैं स्क्रीन टाइम, वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं हर चीज़ों से, एंड उनको गेम्स खिलाते हैं, कुछ प्ले थेरेपीज देते हैं, उससे बच्चे डिस्ट्रैक्ट होके, एंड ऑटिज्म को अराउंड 3 to 6 months में आपको आराम डिफरेंस पता चलने लगता है, पर कंटिन्यूअस सेशंस लेने पड़ते हैं। वर्चुअल ऑटिज्म में आप स्क्रीन टाइम को पहले तो जीरो करना पड़ेगा। जैसे ही आपने स्क्रीन टाइम जीरो किया, इरिटेटिवनेस बच्चे की बहुत बढ़ेगी, जो पेरेंट्स नहीं हैंडल कर पाते हैं, उसके चक्कर में हम भी उनको देना पड़ता है, वो नहीं देख पाते। बट उसमें भी ऑक्यूपेशनल एंड बिहेवियरल थेरेपी का बहुत रोल है। ट्रीटमेंट दोनों का सेम है, पर इसमें बस स्क्रीन टाइम जीरो करना है। उसमें स्क्रीन टाइम था ही नहीं ऑलरेडी, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से था, तो उसमें स्क्रीन टाइम का कोई रोल नहीं है। तो स्क्रीन टाइम की बात कर ही रहे हैं, सो थोड़ा सा इससे डिस्ट्रैक्ट हो गए स्क्रीन टाइम की बात करते हैं, बिकॉज स्क्रीन टाइम इटसेल्फ इज द बिगेस्ट इशू इन द वर्ल्ड राइट नाउ, फॉर इन द वर्ल्ड ऑफ किड्स. I run a school and I meet children every day and I meet parents every day, और लिटरली हर पेरेंट की सबसे पहली कंप्लेन ये रहती है कि सर मैं तो इससे परेशान हो गया हूँ, फोन नहीं छोड़ते. However, these were the only people जब बच्चे when their kid was 6 months or 1 year or 2 years, they only put the screen in front of them. तो कौन सी एज तक स्क्रीन दिखाना ही नहीं चाहिए, कौन सी एज से दिखाना स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि ऐसा आप नहीं कर सकते आज की डे एंड एज में कि आप कंप्लीटली उसको इरेडिकेट कर दो, एलिमिनेट कर दो उनकी लाइफ से, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, राइट? सो कौन से टाइम तक बिल्कुल नो है और उसके बाद कितना अलाउड है? अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने एक बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस दी है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो करते हैं हम लोग, कि 0 to 2 years कोई स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, जीरो, कंप्लीटली जीरो. 2 to 5 years आप 1 hour ऑफ स्क्रीन टाइम दे सकते हैं, बट इट शुड बी ऑफ एजुकेशनल कंटेंट. एंड मोर देन 5 years मैक्सिमम 1.5 to 2 hours दैट शुड बी ऑल्सो ऑफ एजुकेशनल कंटेंट. मतलब इट शुड बी अंडर सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स. ये बहुत जरूरी. एंड एक और कॉन्सेप्ट लाइक को व्यूइंग का भी कॉन्सेप्ट होता है, राइट? वो टेल मी अबाउट दैट. को व्यूइंग मतलब आपका बच्चा जैसे कुछ देख रहा है तो आप भी बैठे होने चाहिए, एंड आपको पूछना है कि इससे क्या सीखा. तो इट शुड बी एन एजुकेशनल कंटेंट, ये नहीं कि आप so that's a two-way communication, right? It's not a one-way communication. और टीवी वर्सेस मोबाइल फोन या आईपैड, इनमें भी कोई डिफरेंस होता है? क्योंकि टीवी को तो यार कैसे हटाओगे, राइट? सो हाउ डू यू मैनेज दैट? मोस्टली बच्चों को आजकल जो है वो मोबाइल फोन्स का ज्यादा, मोबाइल फोन से ज्यादा यूट्यूब
Instagram. Also reels, because it is in their control, right? वो Control. करते रहते हैं Yes, yes, swipe. yes. I have a niece and a nephew, or one is now 3. His mother is going to kill me if I get it wrong, and the girl is 6. So I'll take the names. They'll be happy. Shout out to Naisha and Aviraj. When, if I'm not wrong, when Aviraj and Naisha, when they were 2-3 years, you know, common mistakes, screen time. Screen time. कोविड के टाइम पे पैदा हुए थे हाँ. बच्चे, तो कॉमन मिस्टेक्स थी स्क्रीन टाइम. एंड व्हाट आई नोटिस्ड, एंड आई स्टिल नोटिस, अभी उनका स्क्रीन टाइम काफी कम हो गया. Okay. सो देयर मॉम हैज डन अ गुड जॉब. व्हेन दे वर वाचिंग आईपैड और फोन, तो वो लोग किसी और चीज को रिप्लाई करते ही नहीं नहीं. करते. इट इज लाइक दे आर हिप्नोटाइज्ड बाय इट. Yes. तो यार ऐसा क्या कंटेंट के अंदर, लाइक बच्चों का ब्रेन किस तरह से काम करता है इस एज में कि जैसे अगर इफ आई एम वाचिंग फोन, ओके माय फोकस इज देयर बट आई लिसन टू यू, Yes, yes, yes. बट हाउ इज बच्चों देयर ब्रेन वर्किंग? टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट अ चाइल्ड्स ब्रेन. ब्रेन से बेटर है आपको एक वो बताता हूँ, एक इंसिडेंट कि एक बहुत पॉपुलर एक कार्टून आता है, और वो कार्टून को वो लोग कैसे बनाते हैं आपको वो बताता हूँ. टेल मी. वो बच्चों को सामने बैठाते हैं, अपने कार्टून कंटेंट शूट कर लिया उन्होंने, बना लिया, डिजिटल मार्केटिंग टीम ने उन्होंने रेडी कर दिया. वो बच्चों को बैठाते हैं, जहाँ पे बच्चे का कंसंट्रेशन लूज हुआ वो चीज को वो रिप्लेस कर देते हैं. वाओ, कौन सा कार्टून है ये? कोको मेलन करके आता है. राइट. सब देखते हैं बच्चे. या और आप मतलब आप वीडियोस भी देखेंगे काफी कि बच्चे अगर सिर्फ उसकी एक जो स्टार्टिंग ट्यून है अगर वो बज जाए या कहीं पे भी किसी रूम में भी, या वो बच्चे भागते हुए जाएंगे सीधा टीवी के पास. एंड उनके खुद के कंटेंट व्यूअर में एक वीडियो आई थी ऐसी कि वो जब बनाते हैं ना, वो बच्चों को बैठाते हैं, वो उनकी ऑडियंस वही है. जहाँ पे बच्चे का वो लूज हुआ कंसंट्रेशन कि ये बच्चे को मजा नहीं आ रहा, वो इधर उधर देखना चालू किया, वहां पे वो स्क्रीन को वो हटा देते हैं, वो पार्ट हटा देते हैं, एंड उसकी जगह कुछ ऐसा लाते हैं जो उसका कंसंट्रेशन बना के रखे. तो ये बहुत एक वीडियोज आई हैं कि ऐसा मतलब इतना अच्छा उनका कंटेंट है कि बच्चे बिल्कुल हिलना ही नहीं चाहते उससे. क्रेजी. मैं कभी कभार ये सोचता हूँ, एंड सिंस वी आर हैविंग डिस्कशन अबाउट किड्स एंड हाउ वी शुड ब्रिंग देम अप, कि अगर एक बच्चे के अंदर, जिसमें हम बोलते हैं कि छोटी एज में कंसंट्रेशन कम होती है, आई डोंट थिंक दैट्स एंटायरली ट्रू, बिकॉज एट दैट एज द ब्रेन डेवलपमेंट इज एट इट्स पीक. Yes. सो टेल मी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू आस्क यू कि 0 to 6 या 0 to 12 मंथ्स के अंदर जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है, किस स्पीड से होती है बच्चे की? जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो 2 years पे खत्म हो जाती है. तो Okay. 0 to 2 More or years less. में 2 years मैक्सिमम ओके. ब्रेन जितने न्यूरॉन्स बनने हैं, इंटरकनेक्शंस होने, 2 years इज गॉन. तो मोस्टली जो आपका टाइम पीरियड है जिसमें आपको बच्चे को सब कुछ train करना अच्छा है. सिखाना है. या वो 6 months to 2 years का है, क्योंकि 6 months से पहले तो ऑब्वियसली वो ब्रेस्ट फीडिंग पे है, ना खाना सीखेगा, ना अभी तो उसके सब विजन डेवलप हुआ है, सुनना डेवलप हुआ है. तो अब आपका काम 6 months से चालू होता है. तो 6 months से 2 year के बीच में आपने बच्चे को अगर जब इंट्रोड्यूस करना है तब आपने स्क्रीन टाइम दे दिया उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, वहां आप फंसेंगे एंड वो 2 years से आगे आप परेशान रहेंगे. क्योंकि जो उस वही टाइम है जो ब्रेन डेवलप हो रहा है, उसने देख लिया कि डोपामिन से अब इसको फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो अब उसको कुछ भी दिखा लीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड ऐसे कार्टून्स हैं जो आपको इतना डेवलप कर चुके हैं ये लोग मीडिया, तो वो लोग को इतना फर्क ही नहीं पड़ता कि आसपास क्या चल रहा है. आप पूछते रहिए, कुछ बोलेंगे नहीं पड़ता. कंसंट्रेशन इतना ज्यादा होता है उसमें. एंड आई स्टिल फाइंड इट अ वंडर ऑफ नेचर के द अमाउंट ऑफ vocabulary, the amount of words that a child learns from 0 to 2 is more than anything that a child learns throughout his life or her life. Yes. Right? मतलब टेबल, मम्मी, पापा, चेयर, कर्टन, फैन, नोज, आईज, ये सारे वर्ड्स, आना जाना, नहीं, हाँ, ना, एवरीथिंग द चाइल्ड लर्न्स इन दीज फ्यू मंथ्स. और उसके अंदर जो काइंड ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट, अगर आपने उस टाइम को काउंट, मतलब इफ यू डोंट मेक दैट टाइम काउंट, देन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड विल सफर इन अ वे. और इसीलिए स्क्रीन टाइम को लिमिट करना एंड द क्वालिटी ऑफ कंटेंट दैट यू yourself watch and also the child watches, if the child has to watch, it matters a lot. खाना खाते वक्त हर कोई स्क्रीन टाइम चलता ही है. उसका क्या है?
खाना खाते हुए वही कि एक्चुअली क्या है कि बच्चे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बच्चे अब 6 मंथ्स पे जैसे मान लीजिए चालू करते हैं हम, वीनिंग बोलते हैं इसको, ओके, कि ब्रेस्ट फीडिंग से हमने बच्चे को अब खुद सेमी सॉलिड पे शिफ्ट करना है, ब्रेस्ट फीडिंग तो हो एट गया 6 months. एट 6 मंथ्स। ओके, तो अब वो वीनिंग चालू करना है, तो हम कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आज सोचा कि आज मैं एप्पल प्यूरी दूंगा, तो मैंने एप्पल प्यूरी दिया। ऑब्वियसली वो बच्चा दूध पी रहा था 6 महीने से, उसको टेस्ट का पता ही नहीं है ये वाले, तो वो निकालेगा। फिर मदर को लगता है अरे यार ये नहीं खा रहा, नेक्स्ट डे कुछ और नया बनाया, फिर नहीं खा रहा, उसको पता ही नहीं टेस्ट। अब वो क्या करेंगे, फिर वो स्क्रीन को लाएंगे बीच में कि अब ये स्क्रीन देखता रहे, जो भी उन्होंने ट्राई किया है वो उन्होंने स्क्रीन देखेंगे, वो बच्चे को पता ही नहीं चलेगा क्या खा रहे हैं, वो दे देंगे इजीली और वो बच्चा खा लेगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग उसको एज अ यूज करते हैं टूल की तरह कि बच्चे को खिलाने के लिए, तो वो आदत एज हिप्नोसिस यूज हो गया यार, मतलब आप उसको हिप्नोटाइज कर बच्चे रहे को हो। पता ही नहीं है वो क्या खा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन, बढ़िया सॉल्यूशन क्या है, मैं अपने ओपीडीज में भी बोलता हूँ सबको कि आपने एक फूड एक ही टाइम पे एक ही जने ने खिलाना है और नेक्स्ट 7 days तक खिलाना है सेम फूड, चाहे खाए या ना खाए, निकालेगा, कंफर्म निकालेगा अगले 3 दिन। बट 99% चांस है कि अगले 7 days में 5 to 6 days में वो बच्चा उसको लाइक करने लग जाए, क्योंकि टेस्ट डेवलप होना है। अब तो टेस्ट बड्स आए हैं तो टेस्ट डेवलप करना है। किस एज में टेस्ट बड्स डेवलप हो जाते हैं बच्चे के? अब तो 6 months से चालू हो जाते हैं एंड वो अप टू 1 year तक आ जाते हैं। तो हम सॉल्ट एंड शुगर को अब 1 year के ऊपर इंट्रोड्यूस करते हैं एंड उससे पहले आपके बिटर एंड ये सब आ जाते हैं। तो हम बच्चे क्या जनरली कुछ भी नया इंट्रोड्यूस करेंगे, बाहर निकाल दिया, तो हमें लगेगा वो बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, वो टेस्ट डेवलप होगा, इट टेक्स टाइम। हमने भी पहले दिन थोड़ी कुछ भी अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता, बट इट टेक्स टाइम। The तो वो taste टाइम is acquired by time. With time. तो जैसे मदर है, तो मदर को अगले सुबह 9 बजे अगर उपमा ट्राई करना है ना, तो वो 9 o'clock हर रोज सुबह मॉर्निंग में मदर को ही खिलाना है, फादर भी नहीं, मदर को ही 9 o'clock अगले 7 दिन तक खिलाना है और 99% चांस है उसको 5वें या 6ठे दिन वो उपमा पसंद आने लग जाएगा। और इससे आई थिंक एक और बेनिफिट होगा कि बच्चा एक पॉइंट के बाद चूज ही नहीं होगा व्हेन द चाइल्ड ग्रोज अप, राइट? पिकी ईटर्स होते हैं बच्चे, पिकी कि मेरे को तो यही पसंद है सर, वेजिटेबल्स नहीं खाता बच्चा। अरे मैम आपने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया ना, जब वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे तब आपने या तो कुछ भी ट्राई किया। अब जैसे है कि 1 year हो गया सर, सेमी सॉलिड नहीं, वो सॉलिड नहीं खाता, क्यों मैडम आपने अभी तक उसको सेमी सॉलिड ही दिया ना। अच्छा, किस एज में सेमी सॉलिड्स, 6 months की एज 6 में months. सेमी सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए? जैसे सेरेलैक वगैरह लोग Yes. खिलाते हैं, पैकेज फूड्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ गुड आर दीज पैकेज फूड्स? और सबसे कॉमन मेरे ख्याल से सेरेलैक ही है, राइट? स्टार्टिंग। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया, दूसरे कुछ होममेड ऑप्शंस भी होते हैं। बिल्कुल, सेरेलैक का पीछे बहुत कंट्रोवर्सी आया ही था कि काफी शुगर्स हैं, तो सबने बंद कर दिया। पेरेंट्स भी काफी अवेयर हो गए कि शुगर नहीं देना है बच्चे को, आगे जाके डायबिटीज एंड ओबेसिटी करता है। तो काफी पेरेंट्स ने अब बिल्कुल बंद कर दिया। मेरे अब तो हमने ऑब्वियसली होममेड सब चीजें बनती हैं आजकल, तो होममेड सेरेलैक बनाइए आप। कैसे? जैसे आप राइस ले लीजिए, राइस बेस्ड बनाते हैं क्योंकि फर्स्ट 6 months पे, तो 6 months के बाद तो राइस ले लीजिए 1 bowl, आप मखाना ले लीजिए 1 bowl, आप बादाम ले लीजिए 1 bowl एंड 3 दाल, तुअर, उड़द एंड मूंग, ये तीनों दाल ले लीजिए। सबको ड्राई रोस्ट करके पानी में भिगो के एंड सुबह पूरा ड्राई कर दीजिए एंड उसको ड्राई रोस्ट करके मिक्सी में डाल दीजिए, एक पाउडर बन जाएगा। वो पाउडर ही सेरेलैक है। उसको जब देना है आपने उसमें थोड़ा सा पानी डालना है एंड वो बिल्कुल सेम सेरेलैक बन जाएगा। तो अगर ओट्स बेस बनाना है तो मैं मखाना हटा दूंगा, राइस हटा दूंगा, सिर्फ ओट्स डालूंगा एंड बादाम चलेंगे एंड 3 दाल चलेगी। अच्छा, इसके अंदर दाल मतलब प्रोटीन भी आ गया, कार्ब्स भी आ गए एंड गुड फैट्स भी आते हैं, क्योंकि हम उसमें जनरली कभी कभी घी भी डालते हैं, तो गुड फैट्स भी आ जाते हैं। घी का बड़ा मुद्दा है यार, मुझे बताओ, खासकर नॉर्थ इंडियन पंजाबी फैमिलीज या हरियाणा बेस्ड फैमिलीज के अंदर किस एज में बच्चों को घी देना स्टार्ट करना चाहिए? 6 months पे आप चालू कर सकते हैं। 6 months से पहले घी नहीं देना चाहिए, ओनली ब्रेस्ट मिल्क। ओके, नो ब्रेनर। 6 months के बाद आप कुछ भी दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे का मोस्टली डाइट रहेगा 1 to 2 tablespoon और टीस्पून। ओके, एक बार की डाइट कितनी होती है? सॉरी, कम अगेन। एक मील कितनी होनी चाहिए और कितने कैसे मेजर करते हो आप उसको? हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 6 to 8 months, 8 to 10 months एंड 10 to 12 months एंड 12 to above, है ना। तो 6 to 8 months में आपको हाफ कटोरी जो लेते हैं, हाफ कटोरी ट्वाइस अ डे। ओके। 8 to 10 months में हाफ कटोरी थ्राइस अ डे एंड 10 to 12 months में 1 कटोरी थ्राइस अ डे। ओके, तो आपके 3 मेजर मील्स हो जाते हैं। जैसे अब
6 to 8 मंथ्स में हम क्या करें 2 टाइम्स दे रहे हैं, तो बाकी टाइम आप ब्रेस्ट फीडिंग तो बच्चा एक दिन में कितनी बार खाता है 6 to 8 में 6 to 8 6 to 8 मंथ्स में आप 2 बार मेजर मील्स टोटल मील्स लाइक इंक्लूडिंग ब्रेस्ट मिल्क इंक्लूडिंग ब्रेस्ट फीडिंग आपका 7 to 8 टाइम्स 7 to 8 times so every 2 hours आप लेस देन 6 मंथ्स में तो एवरी 2 आवरली देना है, तो इट कम्स अक्रॉस 10 to 12 टाइम्स खाना हो जाता है, क्योंकि रात में आप 3 आवरली कर देते हैं उसको, एंड 6 to 8 मंथ्स में आप उसको 7 to 8 पे ले आते हैं कि आप 2 टाइम्स आप हाफ कटोरी कोई दे दीजिए, लाइक प्यूरी दे दीजिए, कोई फ्रूट ऐड कर दीजिए, एंड रेस्ट 5 टाइम्स आपका ब्रेस्ट फीडिंग चलता है. ओके ओके. अच्छा, इफ आई वर टू आस्क यू के एक 6 to 8 month बच्चे का, एक तो ये पूछूंगा, एंड दूसरा ऑप्शन विल बी से 12 to 15 या 16 मंथ Okay. के बच्चे का रूटीन क्या होना चाहिए दिन का. टेल मी इन उसके अंदर कितनी बार, मतलब कितने से कितने बजे तक खाना, कितनी बार खाना, और सोने का टाइम, एंड देन कितने घंटे सोना. स्लीप इज ऑल्सो वेरी Sleep इंपॉर्टेंट. very विल टॉक important. अबाउट स्लीप, बट यू टेल मी Very अ रूटीन. मोस्टली 6 months to 8 months के जो बच्चे होते हैं उनकी स्लीप अराउंड 16-17 आवर्स की होती है. ओके. तो आप मोस्टली हम ऐसा करते हैं कि आप 5 to 6 टाइम आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, 2 टाइम्स आप फीड दे रहे हैं, तो आप जैसे सुबह मॉर्निंग में उठाते हैं बच्चे को 8-9 AM अगर आपका बच्चा उठता है तो उठते ही आप एक ब्रेस्ट फीडिंग दे दीजिए, या आप फॉर्मूला देते हैं तो फॉर्मूला मिल्क दे दीजिए. अराउंड 11-12 के आसपास आपका फर्स्ट फीड जाएगा सेमी सॉलिड वाला, तो आपने उसमें प्यूरी दे दिया, कुछ भी दे दिया. 2 to 3 PM अगेन फीडिंग, इवनिंग 5 to 6 PM अगेन फीडिंग, 7-8 PM आपका एक फीड नेक्स्ट, जैसे आप ब्रेकफास्ट दिया था, हाँ, semi-solid वाला, एक डिनर सेमी सॉलिड. उसके बाद नाइट टाइम एक फीड 9 PM, एंड एक रात को अगर 11-12 बजे बच्चा सोता है तो आपके 5 to 6 टाइम आपका ब्रेस्ट फीड एंड 2 टाइम्स आपका सेमी सॉलिड फीड. एंड बीच में बच्चा नैप जरूर लेगा. रात की तो 8 to 10 आवर्स ऑफ स्लीप रहेगा, एंड बीच में वो 3 to 4 आवर्स पे डिपेंड करता है बच्चे का कैसा रहता है पैटर्न. ओके. जो मोस्टली पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनका पैटर्न क्या है सोने का. ओके. 12 to 15 मंथ्स में हम बात करते हैं तो मोस्टली वो स्लीप अराउंड 10-11 आवर्स पे आ जाती है, ओके. तो डिक्रीज करती है स्लीप पैटर्न्स. उसमें हम बेस्ट ये बोलते हैं, बच्चा सुबह उठा, एक आप फर्स्ट फीड दीजिए, मॉर्निंग में मिल्क दे दीजिए. उसके बाद 9-10 AM पे एक उसका फर्स्ट ब्रेकफास्ट जाएगा. वो क्योंकि ऑब्वियसली 12 मंथ से ऊपर है, तो 12 मंथ से हम बोलते हैं पॉट फीडिंग, फैमिली पॉट फीडिंग, मतलब जो मदर खा रही है, जो फैमिली में बन रहा है, बच्चे के लिए अलग से नहीं बनेगा. उसी जैसे आज दाल रोटी बनी है, 1 साल के बाद से बच्चा भी दाल रोटी खाएगा. हाँ ठीक है, थोड़ी कम खा सकता मिर्ची है, वगैरह कम होगी उसके अंदर. नहीं वो भी नहीं बनानी, सेम जो घर पे बन रहा है. घर पे बन रहा है. फैमिली पॉट फीडिंग मतलब बच्चे के लिए कुछ अलग नहीं बनेगा, वही पॉट में जिसमें बन रहा है वही पॉट बच्चे को भी खिलाएगा. एंड ऐसा बोलते हैं 1 ईयर पे कि मदर जो खाती है उसका हाफ बच्चा खाना चाहिए. मदर अगर 3 रोटीज खाती है तो बच्चा 1-1.5 रोटी खाना चाहिए. तो आपको ये 6 मंथ से उसको उस तरह डेवलप करना है बच्चे को कि वो 1 ईयर तक ऐसा हो जाए कि मदर का हाफ खाने लगे. तो ये बहुत जरूरी है. ओके, आई नेवर न्यू दैट. ओके ये तो आपका ब्रेकफास्ट किया जैसे 9 o'clock, आपका 12 AM पे 12 PM पे आपका कोई एक फ्रूट ऐड कर सकते हैं बच्चे को. नॉर्मली कौन सा फ्रूट इज गुड फॉर किड्स? एप्पल एंड बनाना. और सीजनल होना चाहिए. सीजनल तो बहुत अच्छा है, बट अगर नहीं है, मान लीजिए एप्पल बनाना मोस्टली ऑल थ्रू द ईयर मिलता है, तो एप्पल एक टाइम दे दीजिए, इवनिंग में बनाना दे दीजिए. 2 फ्रूट देने ही देने. अच्छा, उसको एप्पल को भी लाइक यू हैव टू गिव इट सॉलिड, और उसको कट करके चॉप करके? बेटर टू गिव सॉलिड चॉप्ड, बट नॉट एज अ फॉर्म ऑफ जूसेस और स्मूदी, बिकॉज उसमें जो फाइबर्स हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं जब हम ग्राइंड करते हैं. बट ठीक है, 6 मंथ्स पे आपको एप्पल प्यूरी देनी है तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट इसके बाद नहीं देना चाहिए. यस, होल फ्रूट इज बेस्ट. ऑरेंज का भी होल फ्रूट इज अ बेस्ट. पोमीग्रेनेट जूस मत दीजिए, पोमीग्रेनेट खिलाइए, पूरा खिलाइए. अच्छा, तो वो होल फ्रूट इज अ बेस्ट. ओके. तो जैसे 12 PM पे एक आपने फ्रूट दे दिया, 2 o'clock आप एक लंच करेंगे बच्चे का, एक रोटी एंड सब्जी के साथ विद सैलेड थोड़ा बहुत, जिससे फाइबर भी जाता रहे. 4 PM 5 PM पे एक मिल्क दे सकते हैं बच्चे को. 6-7 PM पे अप्रॉक्स एक फ्रूट सेकंड. इवनिंग 8-9 PM पे जब पेरेंट्स डिनर कर रहे हैं तो डिनर, एंड नाइट में सोने से पहले एक मिल्क. ओके. तो 2 से 3 बार मिल्क कोई भी पिला सकते हैं, एंड 2 बार फ्रूट एंड 3 मेजर मील्स. ओके. अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग कब तक होनी चाहिए, किस एज तक? ब्रेस्ट फीडिंग मैक्सिमम 2 years. मैक्सिमम 2 years. 2 years से ऊपर नहीं होनी चाहिए. उसके बाद वो जहर है, आप ये समझ लीजिए. Why? 2 years के ऊपर मदर को मिल्क नहीं आता है, एंड वो बच्चे को मदर को पेन करता है. ओके. एंड ब्रेस्ट फीडिंग का बिल्कुल खत्म हो चुका होता है, जो हार्मोन्स निकलते हैं एंड जो सप्लाई है वो बिल्कुल नहीं आता.
Natural supply नेचुरल खत्म हो सप्लाई चुका खत्म होता हो चुका होता है। because the nature has developed in such a manner that the child is now able to eat Yes, yes, something yes. else, so mother does not no longer any longer need to feed. फीड तो इसको हम इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1000 डेज प्रोग्राम भी लॉन्च करती है हर साल। Okay. तो 1000 डेज मतलब फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी Right. एंड 2 इयर्स ऑफ कि अब इस बच्चे को 1000 डेज कैसे रखना है। तो फर्स्ट 9 मंथ्स में मदर को सिखाया जाता है एंड नेक्स्ट 2 इयर्स भी सिखाया जाता है कैसे रखना है। 2 इयर्स के बाद उनको पता है कि उसके बाद वो बच्चा खाएगा एंड ब्रेस्ट फीडिंग भी तब तक ही चलता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ओनली 6 मंथ्स अप टू 6 मंथ्स। उसके बाद आप कुछ सॉलिड्स सेमी सॉलिड ऐड करते हैं एंड मैक्सिमम आप 2 इयर्स तक तो बच्चे को बिल्कुल अपने ब्रेस्ट फीडिंग से हटा दीजिए, वो बेस्ट है। उससे ऊपर कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग को। एंड देन अगर जैसे फैमिलीज में मिल्क की बहुत इंपॉर्टेंस है, हमारे सिस्टम के अंदर भी Yes. मिल्क की बहुत इंपॉर्टेंस है। 2 इयर्स के बाद भी बच्चों को काउ मिल्क या दूसरा मिल्क पिलाना चाहिए, नहीं पिलाना चाहिए? मिल्क पिलाना चाहिए बिल्कुल, गुड इन कैल्शियम, बट सिर्फ मिल्क पे है बच्चा तो वो एक प्रॉब्लम है। कई लोग क्या करते हैं, चलो बच्चा आज खाना नहीं खा रहा, दूध पिला देते हैं, तो क्या होगा, थर्स्ट भी हो गई, हंगर भी सेटिस्फाई हो गया बच्चे का। बट क्योंकि बच्चों को ईजी है ना, स्वैलो नहीं करना पड़ा, ना कोई टेस्ट ना कुछ, तो दूध पिलाने से कुछ नहीं होता। दूध से क्या है, जैसे कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है अगर सिर्फ दूध पे बच्चा। दूसरा, मिल्क इज डेफिशिएंट इन D3, विटामिन D3 एंड आयरन एंड ऑल्सो फ्लोराइड ऑल्सो, बट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा अगर बच्चे को सिर्फ दूध पे रखा है तो सिर्फ दूध, जैसे हम इंडियन फैमिलीज में क्या होता है कि अभी तक भी हमें भी बोलते हैं कि भाई दूध क्यों नहीं पीता, दूध क्यों नहीं पीता, मुझे भी बोलते हैं अभी तक। तो उसका अपने रीजंस है, बट ठीक है, इट इज गुड इन कैल्शियम नो डाउट, बट इट इज डेफिशिएंट ऑल्सो इन आयरन एंड D3 ऑल्सो, सो वो भी ध्यान रखना है कि सिर्फ दूध से कुछ नहीं होता। हमें और भी चीजें ऐड करनी है बच्चे के, उसके लिए, ग्रोथ के लिए। Okay, so since we are talking about deficiency, are there any supplementations that a child should be given, a baby should be given? ऑब्वियसली हम जैसे बर्थ पे विटामिन D3 सबको सप्लीमेंट करते हैं अप टू 1 ईयर, क्योंकि हमें पता है बच्चा 6 मंथ्स तक ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रहेगा एंड ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन D3 की कमी होती है, तो हम पहले दिन से बच्चे को विटामिन D3 देते ही देते हैं, सप्लीमेंट एज अ ड्रॉप्स, एंड डोज सेम रहती है रिस्पेक्टिव ऑफ एज एंड वेट। 60,000 IU for a week? नो, जैसे वो मतलब मिलता है 60,000 IU for a week देते हैं? बच्चों का अलग से आता है, 400 IU का। अच्छा, 60,000 तो जब no medical advice guys. 400 IU का ड्रॉप्स आते हैं, वो पर डे देना होता है 1 ml हर रोज, तो वो बहुत जरूरी है। आयरन हम लोग प्री मैच्योर बेबीज को देते हैं, जो प्री मैच्योर बेबीज लेस देन 37 वीक, 9 मंथ कंप्लीट होने से पहले डिलीवर हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो लास्ट 1 वीक 15 डेज होता है, उसमें मोस्टली आयरन ट्रांसफर होता है। Okay. तो वो आया ही नहीं होता फेज, तो हमें पहले दिन से 15 डेज से हम लोग चालू कर देते हैं कि बच्चे को आयरन भी देना पड़ता है एंड कैल्शियम भी। तो ये 3-4 चीजें जो सप्लीमेंट करनी चाहिए बच्चों को, बट सब कुछ आपका पीडियाट्रिशियन डिसाइड करते हैं, बट D3 इज कॉमन, हर कोई लिखता है ऑल ओवर इंडिया एंड दैट इज अ रिकमेंडेड। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर अ 6 months 1 to 2 year old kid कौन सा होता है? आयरन, मैक्रोन्यूट्रिएंट, लाइक अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की बात करूं, ओके, तो उनमें से तीनों में से प्रोटीन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि फैट्स 2 तरह के होते हैं ऑब्वियसली, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, गुड फैट्स एंड बैड फैट्स जो हम बोलते हैं, तो वो हम ऑब्वियसली ले ही लेते हैं। आजकल फ्राइड और ये सब का जमाना है, तो बैड फैट्स ज्यादा है, गुड फैट्स कम है। कार्ब्स हम ऑब्वियसली ले ही रहे हैं, जो हम खाते हैं उसमें कार्ब्स ज्यादा होते हैं, बट प्रोटीन हर चीज में नहीं होता, कम हो जाता। तो हम बोलते हैं 1 ग्राम पर kg आपका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए पर डे सबके लिए। तो अगर वो मान लीजिए जैसे 2 इयर्स का बच्चा है, तो अप्रॉक्स उसका वेट होगा 12 kg, तो 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन कहाँ से जाएगा? अब दालों में होता नहीं, तो कैसे जाएगा? तो वो प्रोटीन सप्लीमेंट आप नहीं करेंगे तो बॉडी का मसल मास जो ग्रो करता है वो प्रोटीन से करता है। हम पहले पढ़ते थे प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, बाल भी प्रोटीन से हो गए, नेल्स भी प्रोटीन से हो गए, nails में हो गए, एवरीथिंग इज प्रोटीन। या तो प्रोटीन इंटेक आपका बच्चे का बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आपका मील उस हिसाब से डिसाइड होना चाहिए। तो प्रोटीन आपका मिल्क में भी नहीं है, क्योंकि मैंने तो नॉर्मली देखा है कि जितने भी बच्चों का खाना होता है नॉर्मली इट इज कार्ब बेस्ड, या ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर घी डाल देते हैं, ताकत आएगी, सॉलिड बनेगा। प्रोटीन बट बन तो जाएगा, फैट से भी आपका बनेगा, फैट इज नॉट सॉलिड, राइट? अंदर नहीं, अंदर से बच्चा वैसा रहेगा कि उसमें वो प्रोटीन में बिल्डिंग ब्लॉक्स में मास नहीं होगा, तो मसल्स डेवलप नहीं होती अच्छी। प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज करने के लिए
कौन कौन से फूड देने चाहिए बच्चे को, इफ आई वर टू नोट इट डाउन? चीज चीज दे सकते हैं, बिल्कुल। ओके, डेयरी प्रोडक्ट्स में काफी अच्छा, नॉट प्रोसेस्ड चीज, नेचुरल चीज, नेचुरल चीज, या पनीर, पनीर वेरी गुड। आप सोयाबीन दे सकते हैं, सोया, सोयाबीन में बहुत अच्छा रहता है। अगर आप नॉन वेज फैमिली से तो एग, ओके, मीट ओके, में बहुत अच्छा प्रोटीन रहता है। एंड दाल्स जो हम लेंटिल्स यूज करते हैं, सब दालों में प्रोटीन होता है। एंड बाकी तो अगर बहुत ही ज्यादा लीन एंड थिन है तो फिर सप्लीमेंट्स यूज करते हैं हम लोग। बट ये नेचुरल चीजें हैं जो बिल्कुल यूज होनी ही चाहिए घर में बच्चे के लिए। ओके ओके, टेल मी वन मोर थिंग। अभी आप वेट की बात कर रहे थे कि फॉर अ पीडियाट्रिशियन कुछ आपके पास कुछ स्केल्स होंगे कि इस एज से इस एज के ब्रैकेट में इतना वेट होना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, इतना। Yes, yes. कैन यू शेयर दैट? अप टू 2 years इट इज फॉर्मूला बेस्ड होता है एज के हिसाब से, कि 2A+8 बोलते हैं, ओके 2 into age plus 8। ओके तो अगर आपका बच्चा उस ब्रैकेट में फॉल करता है, ओके, सो लेट अस talk about that again. 2A +8, plus 8 is equal to the weight of the child, yes, right? So 2 तो हो गया 2, yes, and then multiplied by the age of the child. So in months, no, in years, in years. yes. So up to 8 years, this is the formula. Okay, can you come again and explain it to me? It is 2A+8. So it starts from 2 years to 8 years. This formula is for 2 years to 8 years. Okay. So क्योंकि बिकॉज उससे पहले तो 1 year का है तो पता है हमें कि 8 kgs का बच्चा होता है। अच्छा, तो 2 years से चालू होता है। तो अगर मान लीजिए आपका बच्चा 2 years का है तो 2 into 2 plus 8, तो 4 plus 8 is 12, right? तो ऐसा हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि अप्रोक्सीमेट। और ये वेट ये नहीं कि यही होना चाहिए, बट ये कि एक एवरेज है। हाँ, कि अगर मैं 100 बच्चे अपने अराउंड दिस कि 50 बच्चे इससे ऊपर होंगे या इस पे होंगे, तो वो 50th सेंटाइल जो हम बोलते हैं वो सेंटाइल इससे कैलकुलेट होता है कि ये तो होना ही चाहिए। इससे नीचे है तो आपको इंटरवीन करना है बच्चे को। ऑलराइट, सो दिस इज लाइक द थ्रेशोल्ड, बेयर मिनिमम होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए। ऊपर होना। और कितना ऊपर हेल्दी होता है? इसका वही है, अगर अप टू 5 years हम कैलकुलेट करते हैं तो हम वेट बाय हाइट के चार्ट्स आते हैं, उस चार्ट्स में प्लॉट करते हैं बच्चे को कि रेड में आ रहा है, ग्रीन में आ रहा है, येलो में आ रहा है। तो जैसे रेड में है तो हमें अर्जेंट इंटरवेंशन चाहिए, येलो में है तो हम सिर्फ डाइटरी मॉडिफिकेशंस करके बच्चे को वापस गेन करा सकते हैं, एंड ग्रीन में है तो बच्चा आपका ओके है। ओके, और मेल और फीमेल के लिए डिफरेंट होता है? बिल्कुल डिफरेंट चार्ट्स आते हैं आईएपी के, बॉयज गर्ल्स के अप टू 5 years के अलग आते हैं, 5 to 18 years के अलग आते हैं, तो वो अलग चीज हो जाती है। एंड अबव 5 years आप BMI कैलकुलेट करते हैं हम, जो हम बड़ों में भी बॉडी करते हैं। मास इंडेक्स, तो आपका वेट चाहिए केजी एंड डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अगर वो आपका 18 to 24 की रेंज में आ रहा है BMI, दैट इज ओके। मोर देन 24 तो आपका ओबेसिटी है बच्चे को, एंड लेस देन 18 इज अंडर न्यूट्रिशन। अच्छा, ये just out of curiosity, is it also is it the same like the standard for all countries? या रीजन वाइज चेंज डिफरेंट होते हैं बिल्कुल, क्योंकि वो चार्ट्स बनाए ही उस पॉपुलेशन को देखते हुए होते हैं। Okay. जैसे इंडिया का एशियन पॉपुलेशन और इंडिया का जो चार्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम अमेरिका एंड यूरोप, क्योंकि उनकी उनका ज्यादा होता है या कम होता है? उनका ज्यादा होता है। Okay, because they're taller and bigger than us. We are a little smaller by size and everything. Okay. तो हमारा वेट ज्यादा होता है एंड हाइट थोड़ा कम होता है। वहाँ पे हाइट इज मोर, वेट इज लोअर साइड। तो उनके चार्ट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। Okay. So we were talking about the timeline. हम लोग tangent पे चले गए, and now coming back. This is the fun of podcast, right? So now the child, we were still in the pre-birth area or time, and then I was asking you about pre-birth tests वगैरह जो होते हैं. There are a lot of cases where genetic disorders are also scanned, and then get to know कौन से किस स्टेज तक बर्थ से पहले जेनेटिक डिसऑर्डर्स, किस टाइप के डिसऑर्डर्स डिटेक्ट हो जाते हैं, और उस अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर डिटेक्ट होता है तो पेरेंट को क्या करना चाहिए? मोस्टली 8 to 12 weeks पे डायग्नोज हो जाते हैं। 8 to 12 weeks ऑफ प्रेगनेंसी। आपका अगर उसमें बात करें महीनों में तो 2 to 3 months में डायग्नोज हो जाते हैं, क्योंकि जो टेस्ट है वो 8 weeks से चालू होते हैं, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग एंड अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड सैम्पलिंग। तो 8 to 12 weeks पे आपका डायग्नोज करके आपको बता देंगे आपके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं। एंड दैट इज द बेस्ट टाइम कि डिसाइड करना है कि लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है तो शुड वी कंटिन्यू दिस प्रेगनेंसी और नॉट। तो व्हाट इज द लीगल
Age. time or age of pregnancy for abortion in India? पहले 20 वीक्स था, अब वो 24 पे ले गए हैं. Okay. 24 वीक्स तक आप कर सकते हैं. पहले 20 वीक्स तक करते थे. एंड अब 12 वीक्स तक है तो आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट की सिर्फ ओपिनियन चाहिए. 12 वीक्स से ऊपर बच्चा है तो आपको 2 गायनेकोलॉजिस्ट की ओपिनियन चाहिए अबॉर्ट कराने के लिए. Okay. तो वो ज़रूरी है. एंड एक ये टीम वर्क होता है कि आजकल तो जेनेटिसिस्ट एक अच्छी इवॉल्विंग ब्रांच है, तो वो लोग को भी कंसिडर किया जाता है इसमें. जेनेटिसिस्ट जो आते हैं वो बताते हैं कि ये बच्चे को लाइफ थ्रेटनिंग है या हम बचा सकते हैं कुछ प्रोसीजर करके, इंटरवेंशन करके अंदर भी. तो ये बहुत ज़रूरी है, तो उनको इस पिक्चर में लाना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे टाइम पे. ओके ओके. अभी कुछ लाइक थोड़ा सा टेंजेंशियल हो जाएगा अगेन, बट आई एम क्यूरियस अबाउट इट. अभी कुछ इस तरह की थेरेपीज चल रही है इंडिया में क्रिस्पर टाइप की, या कुछ ह्यूमन ट्रायल्स वगैरह हो रही हैं जिसमें जेनेटिक थेरेपी करके जेनेटिक प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट किया जा रहा है ह्यूमंस में? जैसे अब आप मान लीजिए कोई आपको डायग्नोज हुआ है, कोई बच्चे को प्रॉब्लम डायग्नोज हुई है 8 to 12 वीक्स पे, आपने जेनेटिसिस्ट को बुलाया एंड कई होता है जैसे पानी कम हो रहा है, बच्चे को हार्ट में प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन है हार्ट में प्रॉब्लम. जैसे बच्चे को मिल गया, आपने सोनोग्राफी कराया, लेवल 2 स्कैन जो होता है उसमें पता चला बच्चे को हार्ट में प्रॉब्लम है. एंड आपके जेनेटिसिस्ट बोलते हैं कि सर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता. तो इंट्रा यूट्राइन भी ऑपरेशंस होने लग गए अभी, इतना एडवांस चले गए हम लोग कि अब हम जैसे एक पेशेंट था हमारा अभी कि उसको अनीमिया था, फीटल एनीमिया. एक होता है एनीमिया बाहर आके कि ब्लड कम है, अंदर था बच्चे को. तो फीटल एनीमिया के लिए बच्चा बाहर आएगा तो बचने की संभावना बहुत कम रहेगा. तो उन्होंने अंदर इंट्रा यूट्राइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया. ब्यूटीफुल. तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मली हेल्दी आया. ठीक है, थोड़ा बहुत NICU स्टे बढ़ा उसका, बट ठीक है, वैसे तो बचने के चांसेस नहीं थे. ऐसे ही हार्ट डिसऑर्डर्स है आजकल, इंट्रा यूट्राइन कार्डियक सर्जरीज, इंट्रा यूट्राइन सब कुछ होता है, तो बहुत आगे जा चुके हैं. तो इसमें इसलिए जेनेटिसिस्ट एंड फीटल एक्सपर्ट्स, फीटल मेडिसिन एक अलग ब्रांच आ गई है. गायनेकोलॉजी के बाद फीटल मेडिसिन करते हैं लोग, तो वो फीटल मेडिसिन की ब्रांच है ना, वो बहुत अच्छा डील करते हैं इनसे. ओके. तो शुड कंसिडर ऐसी बड़ी सिटीज में उन लोगों. ओके. एंड नाउ द किड इज बोर्न. Yes. So after birth, first 30 days तक, when should a parent consult a pediatrician or a neonatologist? Right? First of all that. Second thing, maybe 2 or 3 points जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने चाहिए पेरेंट को. मोस्टली फर्स्ट डे तो ऑब्वियसली आपके बच्चे को देखा ही है, पीडियाट्रिशियन ऑन कॉल आते ही हैं डिलीवरी पे. ओके. तो फर्स्ट डे उन्होंने 0 डे जो हम बोलते हैं 0th डे ऑफ डिलीवरी, तो उस दिन उन्होंने देखा ही होता है क्योंकि वैक्सीन वगैरह सब उसी दिन लगती है, बर्थ वैक्सीन. नेक्स्ट आपकी विजिट मोस्टली 3rd डे पे होनी चाहिए. अगर आप नॉर्मल डिलीवरी है तो मोस्टली मदर डिस्चार्ज हो ही जाते हैं उस दिन, तो आपका 3rd डे पे आपको एक बार दिखा लेना चाहिए डॉक्टर को. ओके. तो 3 to 7 डेज का फर्स्ट विजिट होना चाहिए, 3 to 7 डेज के बीच में. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मोस्टली बच्चे को जॉन्डिस होने के चांसेस है. ऐसा क्यों होता है? ये बहुत कॉमन मैंने सुना है कि बर्थ होते ही जॉन्डिस बच्चों को होता है. व्हाई? ये जॉन्डिस दूसरे टाइप का जॉन्डिस है, जो अभी एडल्ट में होता है वो जॉन्डिस नहीं है. क्या फर्क तो है? ये इसमें बिलीरुबिन डिफरेंट टाइप का होता है. लीवर इमेच्योर होता है, तो लीवर में ही बिलीरुबिन बनता है. राइट. तो वो बच्चों के सिक्रीट नहीं हो पाता स्टूल्स में. ओके. तो वो इकट्ठा होता जाता है एंड वो बिलीरुबिन बढ़ाता है. बट दैट इज फिजियोलॉजिकल कि 3 to 7 डेज में जॉन्डिस होना ही होना है. फिजियोलॉजिकल का मतलब फिजियोलॉजिकल मतलब कि वो नॉर्मल प्रोसीजर है. Right. वो होना ही है. ओके. तो जैसे अगर 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 को जॉन्डिस होगा, बट उन 10 में से 8 को रिक्वायरमेंट नहीं होगा दिखाने का. ओके. आपको लगेगा हाँ पीलिया है, पीलिया बोलते हैं, तो पीलिया है, बट वो धूप में रखते हैं तो ठीक हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो बढ़ता है और अपने आप कम भी हो जाता है. कोई 2 बच्चे ऐसे धूप में रखते हैं. धूप में रखते हैं क्या मतलब? धूप ऐसे होता है कि यूवी धूप सनरेज होती है, सनरेज से बच्चे को वो धूप में रखते हैं कि लाइट, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट है लाइट से फोटोथेरेपी हम जो देते हैं उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है वो पीलिया ऊपर का सुपरफिशियल. बट वो उनको ये है ना, नॉर्मल प्रोसीजर है, वो अपने आप कम होने ही वाला था वैसे भी. अच्छा. तो वो एक लेवल तक बढ़ता है, पीक तक आता है एंड वापस डिक्रीज हो जाता है. ओके. तो वो जो 2 बच्चे हैं 10 में से, उनको रिक्वायरमेंट है पीडियाट्रिशियन विजिट की, क्योंकि वो एक लेवल से क्रॉस करेंगे एंड उनको रिक्वायरमेंट होगी स्पेशलाइज्ड फोटोथेरेपीज की जो NICUs में होती है. ओके. सो दोस आर द लैंप्स, जिस लैंप्स के अंदर बच्चों को रखा जाता है. वो एक कंटेनर के अंदर एक लैंप होता है. यस. ओके. सो दीज आर NICU में जो कॉट्स होते हैं, बच्चों की वार्मर ट्रॉलीज जो होती हैं, उस पे वो लाइट्स लगाई जाती है ऊपर से. तो वो लाइट्स से बच्चों का पीलिया जो है वो स्टूल में सिक्रीट होना चालू होता है एंड वो बच्चा नॉर्मलाइज हो जाता है. ओके. सो लेट्स जंप थ्रू द टॉप 3 पॉइंट्स दैट आई आस्क्ड यू कि क्या 3 चीजें ऐसी हैं जो पेरेंट को ध्यान रखनी चाहिए 0 to 40 डेज में?
फर्स्ट फीडिंग ओके एवरी 2 आवरली होना ही चाहिए ओके विदाउट एनी डाउट, चाहे मदर को रात को उठ के या फादर उसमें हेल्प कर सकते हैं बिल्कुल। अगर ब्रेस्ट फीडिंग है तो एक्सप्रेस करा के पिलाइए, बट एवरी 2 आवरली फीडिंग इज कंपलसरी। ओके सेकंड, जॉन्डिस का ध्यान रखिए, क्योंकि जॉन्डिस एक लेवल तक अगर ऊपर चला गया तो इट कैन कॉज हार्म टू ब्रेन एज वेल। ओके थर्ड, जैसे सीजन है, अब मान लीजिए गर्मी है, अभी का टाइम गर्मी है या विंटर्स आ रहे हैं जस्ट, तो क्या क्लोथिंग दें कि बच्चे ना ठंडा पड़े ना बिल्कुल गर्म हो जाए। तो हम ऐसा बोलते हैं, एक लेयर हमसे ज्यादा। जैसे मान लीजिए अगर हम एक शर्ट पहन रहे हैं, गर्मी बहुत है, तो एक शर्ट से ऊपर एक बच्चे को 2 लेयर्स पहनाना है। ठंड में हम 2 लेयर्स पहनते हैं, स्वेटर है, शर्ट है, तो बच्चे को 3 लेयर्स पहनाना है। कवर हेड, क्योंकि हेड से सबसे ज्यादा हीट लॉस होता है एंड बच्चा ठंडा पड़ने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं। तो कवर ऑलवेज हेड, द पाम्स एंड सोल्स। तो ये हाइपोथर्मिया प्रिवेंट करता है, बच्चा ठंडा ना पड़े। तो ये 3 चीजें मतलब अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हाइपोथर्मिया अगर हुआ तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर कम होगा। क्यों? क्योंकि हाइपोथर्मिया होगा तो बच्चा दूध नहीं पिएगा, दूध नहीं पिएगा तो शुगर ड्रास्टिकली डाउन होगा, एंड हाइपोथर्मिया होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, एंड हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो सेप्सिस होगा, सेप्सिस इन्फेक्शन। तो ये तीनों एज अ ट्रायड की तरह घूमते हैं, एक होगा तो दूसरे को पकड़ेगा, एंड दूसरा होगा तो तीसरा, और एक बार तीनों पकड़ में आ गए, तीनों हो गए बच्चे को, तो वो बच्चा फिर एनआईसीयू में एडमिट करना पड़ जाता है। इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे किस सीजन में होते हैं? बच्चों का भी सीजन होता है? हाँ बिल्कुल, बर्थ सीजन मोस्टली अगस्त से चालू होता है एंड जनवरी फरवरी तक चलता है। ओके, मतलब इसमें एंड देन थोड़ा सा डिप हो जाता है। थोड़ा डिप होता है, होते हैं 24 वो तो ऑब्वियसली होते हैं यार, बट मोस्टली इसमें ज्यादा रहते हैं। इसलिए विंटर टाइम इज वेरी क्रूशियल crucial. कि बच्चे को किस तरह से आप ध्यान रखते हो बच्चे का। ओके ग्रेट। ओके सो नेक्स्ट नाउ वी मूव ऑन टू द फर्स्ट 6 months। वैसे तो हमने काफी चीजें ऑलरेडी कवर कर ली, बट फर्स्ट 6 months में कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो हमने जिनके बारे में बात ना करी हो, या कुछ ऐसे केसेस जो आप नॉर्मली देखते हो, आपके पास आते हो कि ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट कोविड जो बर्थ न्यूली बॉर्न बेबीज हैं या जो किड्स हैं, उनके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, लाइक व्हाट इज हैपनिंग कंपेयर्ड टू प्री कोविड? कोविड के टाइम पे बैरियर नर्सिंग का एक कॉन्सेप्ट आया था कि मदर को अगर कोविड है तो बच्चे को ना हो जाए, तो एक बैरियर नर्सिंग टाइप था कि जिसमें मदर मास्क पहनती है एंड बच्चे को फिर फीडिंग कराती है कि मदर के ड्रॉपलेट्स बच्चे तक ना जाए। बस अब वो है कि अब वो प्रॉब्लम नहीं है, अब कोविड का इतना नहीं है, तो वो मास्क के बिना उसकी बैरियर नर्सिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है बस, तो बहुत मेजर चेंज नहीं आया। अच्छा ओके, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया फर्स्ट 6 months के लिए इम्पोर्टेंट, कि जो बच्चे की मेजर इम्यूनिटी होती है वो किस पीरियड में डेवलप होती है? ओके सो एक तो इनेट इम्यूनिटी हो गई जो बच्चा लेके पैदा हुआ है, एंड एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गई जो जन्म के साथ बाद होती है। तो क्या क्या इम्यूनिटी लेके बच्चा पैदा होता है, और फिर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो कब तक चलती है? इनेट इम्यूनिटी जो मदर से लेके बच्चा पैदा होता है, वो मैक्सिमम उसको जो प्रोटेक्ट करती है वो 6 months है। ओके, तो इसलिए 6 और ये months किस टाइप की किन किन बीमारियों से प्रोटेक्ट करती है इनेट इम्यूनिटी? सिंपल बिल्कुल माइल्ड इन्फेक्शंस होते हैं ना जो, उनसे प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, जैसे इसलिए हम जो बड़ी बीमारी होती है उसके लिए हम वैक्सीन देते हैं, तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कराते हैं। ओके सो 6 month ऑनवर्ड्स कितने टाइम तक एक्वायर्ड इम्यूनिटी चलती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपकी लाइफ लॉन्ग चलती है, लाइफ लॉन्ग चलती है, एंड बट इट डिपेंड्स ऑन द बच्चे की डाइट कैसी है एंड बच्चे का एनवायरनमेंट कैसा है। ओके सो वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे। टेल मी अबाउट कि अगेन जो आपने डाइट के बारे में मोटा मोटा बताया, वी शुड फॉलो दीज रूल्स सो दैट द इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड बाय द चाइल्ड। अब वैक्सीनेशन के बारे में बात करते हैं। व्हाट एज डज वैक्सीनेशन स्टार्ट? किस किस टाइप की वैक्सीनेशन पेरेंट को लेनी चाहिए बच्चे के लिए, कि इसको मिस ही नहीं करना, और लोग वैक्सीनेशन के बारे में क्या सोचते हैं? बर्थ वैक्सीन सबसे पहले स्टार्ट हो जाती है बर्थ से ही, विद इन 24 hours ऑफ बर्थ आपको लगानी है। ओरल पोलियो, BCG एंड हेपेटाइटिस बी, ये लगती है, ठीक है, तो जिसमें आपकी डिलीवरी हुई है वो वहाँ पे आपको ही लग जाएगी। नेक्स्ट वैक्सीन आपकी आती है 1.5 महीने पे, 1.5 महीना, 2.5 महीना एंड 3.5 महीना, ये लगातार 3 महीने के गैप पे डोजेज लगती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेड्यूल एक अलग चलता है जिसको हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बोलते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट में वैक्सीन लगती हैं, तो उसमें ये हैवी डोजेज आती हैं 1.5 महीना, 2.5 महीने, 3.5 महीने, वो कंपलसरी है, क्योंकि वो 6 हैवीली प्रिवेंटेबल डिजीजेस को, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस को कैटर करती है, जिसमें हम डिफ्थीरिया,
pertussis, tetanus, hepatitis B, hemophilus influenza B and rotavirus. Okay. And अब एक लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यूमोकोकल भी ऐड करी है अपने उसमें शेड्यूल में कि न्यूमोनिया से भी प्रिवेंट करती है. तो काफ़ी कॉस्टली मेडिकेशंस हैं, काफ़ी कॉस्टली वैक्सीन है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश करती है, करोड़ों रुपए लगता है इनमें, क्योंकि एक वैक्सीन अराउंड कॉस्ट करती है, अगर प्राइवेट में हम लगाते हैं तो 3 to 4,000 एक वैक्सीन का आता है. Okay. तो अप्रॉक्स अगर हम बोले सिर्फ 1.5 महीने की वैक्सीन अगर मेरे को प्राइवेट में लगानी किसी बच्चे को, तो इट विल कॉस्ट अराउंड 8 to 9,000 टोटल. तो पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट से लगवाएं, बट इट इज कंपल्सरी की लगवाएं, कहीं से भी लगवाएं, बट इट इज कंपल्सरी की 1.5 महीना, 2.5 महीने, 3.5 महीने की लगनी चाहिए. Okay. इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर करती है एट 9 months Okay. डायरेक्टली. बट प्राइवेट में बीच में शेड्यूल्स चेंज होते रहते हैं. 6 months पे भी लगाते हैं. क्या होती है? 6 months पे इन्फ्लुएंजा आती है. Okay. And लगवाना 7 चाहिए. यस, सीजनल आजकल काफी फ्लूज का चलता है. तो 6 and 7 months पे इन्फ्लुएंजा आती है प्राइवेट में. फिर 9 months पे गवर्नमेंट में आती है बिल्कुल MMR आती है, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, 3 डिजीज को प्रिवेंट करती है. बिल्कुल लगानी चाहिए, मतलब विदाउट एनी डाउट. गवर्नमेंट शेड्यूल तो फॉलो करना ही चाहिए. उसके अलावा आपकी मन है आपको प्राइवेट वाला करना है कि नहीं. तो MMR प्लस विटामिन ए उस समय 9 months पे लगता है. विटामिन ए ओरल डोज देते हैं एंड MMR आपका लगता है. उसके बाद 1 year पे प्राइवेट में आती है. टाइफाइड लगा सकते हैं आप, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए. So, अगर किसी बच्चे को टाइफाइड वैक्सीन लगी, उसकी लाइफ में कभी टाइफाइड नहीं होगा. ओनली 3 years की एफिकेसी रहती है. Okay. 3 years तक आपको प्रोटेक्ट करेगा. आपको एवरी 3 yearly आपको रिपीट कराना है. So, एडल्ट भी लगवा सकते हैं? बिल्कुल, मैंने लगवाई है. So, tomorrow I can go and get typhoid vaccine. Yes. आपको 3 years तक प्रोटेक्शन मिलेगी. ऐसे ही उसकी है हेपेटाइटिस ए. आपको जैसे वायरल हेपेटाइटिस से बचना है, जो ये फूड एंड वाटर से होता है बाहर के, तो आप हेपेटाइटिस ए लगवा सकते हैं. Okay. आप इन्फ्लुएंजा लगवा सकते हैं. एवरी ईयर फ्लू शॉट्स लगते हैं लोगों को जिनको एस्थमेटिक्स होते हैं. तो एडल्ट वैक्सीन है ये सारी. Okay. बट पीडियाट्रिक्स उसमें आता है. Okay. 1 year पे आपका ये लग गया, आपका हेपेटाइटिस ए लग गया. गवर्नमेंट अगला शेड्यूल जो देती है वो सीधा 15 to 18 months का देती है, 1.5 साल के आसपास का. तब एक बूस्टर डोज आते हैं MMR के एंड DPT का, डिप्थीरिया पर्टुसिस टेस्टर का फर्स्ट बूस्टर डोज आता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके बाद सीधा 5 years पे देती है सेम DPT बूस्टर, ओरल पोलियो के साथ बूस्टर देती है. एंड उसके बाद सीधा 10 years पे टेटनस, सिंपल. Okay. तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो कर. Okay, so that's the vaccination schedule. अब मेरे को इसमें एक और क्वेश्चन पूछना था वैक्सीनेशन से रिलेटेड. देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट पेनलेस एंड पेन वाली वैक्सीनेशन. तो उसकी एफिकेसी में क्या, मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में, और कौन सी लेनी चाहिए? पेनलेस वैक्सीन एक्चुअली गवर्नमेंट में भी काम किया है मैंने, तो मुझे पता है कि मोस्टली वैक्सीन सेम है. मोस्टली वैक्सीन सेम है बिल्कुल, दोनों पेनफुल एंड पेनलेस सेम कंपनी की लगाते हैं गवर्नमेंट में भी, सब कुछ सेम है. बट क्या है कि इज इट साइकोलॉजिकल? यस, वो एक एफिकेसी ऐसा है कि बस जस्ट चांसेस ऑफ कमिंग फीवर आफ्टर वैक्सीन, क्योंकि नीडल है, नीडल जाएगी तो पेन तो होना ही होना है. तो उसको पेनलेस वैक्सीन और पेनफुल वैक्सीन क्यों बोलते हैं? पोस्ट जो लगाने के बाद जो पेन होता है, हाँ. स्वेलिंग हो जाती है, कुछ है, वो उसकी कम रहती है चांसेस बस पेनलेस में. जो नीडल का पेन है वो होना ही वाला है, उस वजह से बच्चा उस टाइम तो रोता ही है, उस टाइम रोता ही है बच्चा. तो फिर ये होता है कि यार पेनलेस नहीं थी क्या? पेनलेस होगी, पेनलेस है, बट उसकी एफिकेसी उससे बेटर है जो पेनफुल वाली होती है. एंड कॉस्टिंग में भी डिफरेंस आ जाता है. ओके, 1 second. सो जो पेनलेस वाली वैक्सीन होती है उसकी एफिकेसी बेटर होती है? बेटर होती है. और पेन, जिसमें पेन होता है उसकी Yes. एफिकेसी कम होती है. ऐसा बट नॉर्मली लोग उल्टा बोलते हैं, isn't it? या ऐसे ही होता है? ऐसा ही है. ओके. और वो भी एफिकेसी क्या नहीं, एफिकेसी का अगर परसेंटेज हम बेटरमेंट देखेंगे तो वो इट वुड बी लेस देन 10% की. बहुत फर्क नहीं है डिफरेंस का. बट हाँ, चांसेस ऑफ कमिंग ऑफ फीवर एंड साइड इफेक्ट्स आफ्टर दैट वो पेनलेस के अंदर कम है. फीवर बहुत कम आता है एंड पोस्ट वैक्सीनेशन जो पेन होता है बच्चे को वो नो डाउट कम होता है. तो पेरेंट को कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए? पेनलेस अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो पेनलेस. यस, अदरवाइज पेनफुल लगवानी है. हम वैक्सीनेशन लगवानी है. अगर ऑप्शन है, आप अफोर्ड कर सकते हैं 8-10,000 आप, तो यू शुड गो फॉर पेनलेस वैक्सीन. वरना आप पेनफुल भी लगवाएंगे तो इट विल कवर सेम डिजीज. मतलब ऐसा नहीं है कि पेनलेस लगवाई तो बच्चे की वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हुई, अब पेनफुल लगवाई तो प्रॉपर नहीं हुई. सेम डिजीज विल बी कवर्ड. Okay. So that's about vaccination. Now the child is 6 months, 1 year old. Okay. अब बच्चा साल भर का हो गया. So मैं 1 to 2 के बारे में बात करूंगा. Actually 6 to 2 के बारे में बात करूंगा. 6 months to 2 के बारे में. About brain development. के
क्योंकि as a teacher I see parents are so worried about their child's performance in school and everything. तो जो एक future parent है मेरे स्कूल का जो मेरे पास आने वाला है, क्या मैं उसको ये बता सकता हूँ कि आप 0 to 2 या 0 to 3 जब बच्चा स्कूल में आता है उससे पहले आप क्या चीजें कर सकते हो ताकि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो. और ब्रेन डेवलपमेंट को आई वांट टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स. वन इज the physical aspect of it, the hand eye coordination and ये सारी चीजें, kinetic aspect of it, and then the mental जो focus has academic aspect of it. तो इनको best conditions provide करने के लिए कुछ steps, general steps जो parents को लेने चाहिए और कुछ do's and कुछ don'ts. इसका सिंपल सा एक आंसर दूंगा. हम लोग 5-2-1-0 की पॉलिसी करते हैं. 5-2-1-0 3-2-1-0 नहीं, 5-2-1-0. ओके. क्योंकि उसमें मोस्टली डाइट का काम है, स्क्रीन टाइम अवॉइड करना और वो फिजिकल एक्टिविटी, तो इसमें सब कुछ आ जाता है. 5 मतलब 5 और मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अ डे. ओके. तो आपने 2 टाइम फ्रूट देना है, 3 टाइम्स आपको मेजर मील्स देनी है जिसमें वेजिटेबल्स विद सैलेड्स होनी चाहिए. तो आपका 5 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया, और मोर भी हो सकता है. 2 आवर और लेस ऑफ स्क्रीन टाइम पर डे, जो कि हमने 2 ईयर से ऊपर में बोला. एंड 1 आवर और मोर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. दैट शुड बी एरोबिक, लाइक स्विमिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, जो भी, बट इट शुड बी एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी. ऐसा नहीं चाहे भागा दौड़ी हो, कुछ घर के अंदर हो, बट गार्डन में लेके जाओ, बट लेके जाओ मोर देन 1 आवर ऑफ फिजिकल. एंड 0 ऑफ शुगरी ड्रिंक्स, एरेटेड कैंड ड्रिंक्स जितनी भी आती हैं, चाहे वो जूस ही क्यों ना हो. इसके बारे में बताओ. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ यंग किड्स लाइक 3+ के बच्चे, 3 to 6-5 के बच्चे. कुछ बच्चों को तो मैंने एनर्जी ड्रिंक्स भी पीते हुए देखा है, लाइक पेरेंट जो स्टिंग या रेड बुल या कुछ इस तरह की ड्रिंक्स पिला देते हैं बच्चों को. देन ऑफ कोर्स देयर इज कैफीन इन कोल्ड ड्रिंक्स, कोक वगैरह के अंदर कैफीन होता है. तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है बच्चे के ब्रेन पे? एक्चुअली शुगर है. आपने कोक का या कोई भी एक ब्रांड देखेंगे तो उसमें अप्रॉक्स एक कैन में 15 to 20 ग्राम ऑफ शुगर होता है, मतलब 3 से 4 चम्मच छोटी. तो वो आप इतना शुगर अगर आप खिला रहे हैं तो सडनली शुगर एकदम से बॉडी में राइज होता है, एंड उसकी वजह से इंसुलिन बॉडी में स्पाइक करता है. तो जब वो इंसुलिन बॉडी में स्पाइक करेगा तो वो एक एनाबॉलिक हार्मोन है. एनाबॉलिक मतलब हर चीज को बढ़ाएगा. तो आपकी इसलिए वो फिजिकल ग्रोथ बढ़ती जाती है, इसलिए ओबेसिटी होती है. एंड मेंटल फंक्शंस आपके लोअर साइड होते हैं. क्यों? इतनी शुगरी ड्रिंक ली है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए सारा ब्लड फ्लो उस तरफ डाइवर्ट होके ब्रेन की तरफ ना जाता है कि उसको अब डाइजेस्ट करो. तो इसलिए ऐसा होता है कि आपको शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि सडन स्पाइक कर दिया शुगर. और कैंडीज वगैरह भी बच्चों को कम देनी चाहिए. इज इट जैसे शुगर रश बोलते हैं, शुगर हाई बोलते हैं, तो उसके बाद बच्चा थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइपर एक्टिव भी हो जाता है? यस, क्योंकि वो हार्मोन्स ऐसे रिलीज करते हैं बॉडी में जाके कि एकदम से बच्चे को बिल्कुल एकदम एड्रेनलिन रश बोलते हैं जैसे कि होता है, बट वो अच्छा नहीं है. क्योंकि सडन स्पाइक ऑफ शुगर से हमेशा बच्चा आगे जाके अगर कंटिन्यूस ये रहा तो मोस्टली 90% चांस है बच्चे को डायबिटीज होगा आगे जाके. एंड डायबिटीज आपको पता ही है कितनी बड़ी बीमारी है, एंड वो लाइफ टाइम चलेगा वो वाला डायबिटीज. ऐसा नहीं है कि वो इससे ठीक हो जाएगा. लाइफ टाइम इंसुलिन एंड इस पे रहना पड़ता है बच्चों को. तो बहुत एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है. बहुत छोटे बच्चे आते हैं जो जिनको पेरेंट्स बोलते हैं कि आप इंसुलिन लगवाते हो. एक तो जेनेटिक है कि चलो जो नहीं हुआ तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, बट जो एक्वायर्ड है उसको तो हम रोक सकते हैं. तो ये जो 0 वाला पार्ट है ना कि 0 शुगरी ड्रिंक. अब जूस है तो हम जूस पीते हैं रियल के एंड इनके, उसमें कितना शुगर है. माजा है, ये लोग जो ब्रांड्स प्रमोट करते हैं, माजा है ना, इसमें कितना शुगर है. एकदम से शुगर रश होता है बॉडी में, एकदम से रश होता है शुगर का एकदम से, तो इंसुलिन रिलीज होता है बहुत हाइपर उसमें स्टेट में, एंड दैट इज ड्रेडफुल बच्चों के. जिन बच्चों को डायबिटीज है इसके बारे में बताओ, जो छोटी एज में चाइल्ड डायबिटीज होती है, क्या कहते हैं इसको साइंटिफिक? जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज. जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज. इसको पेरेंट, जिन बच्चों को ये है उनके पेरेंट्स को क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? मोस्टली यही है कि एक तो टाइम टू टाइम फीड जाना चाहिए. अगर उनको जैसे हो गया है तो आपको, अब मान लीजिए जैसे ओरल पे टैबलेट्स पे है बच्चा कि शुगर कम करने के लिए टैबलेट्स दे रहे हैं. इनको क्या मेटफॉर्मिन वगैरह देते हैं? मेटफॉर्मिन भी जाती है एंड दूसरे हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स भी आते हैं. तो डिपेंडिंग, अगर जेनेटिक है तो कुछ नहीं, इंसुलिन जाएगा स्टार्टिंग से इंसुलिन जाएगा, उसमें काम ही नहीं करती ये वाली ड्रग्स. बट हाँ, अगर एक्वायर्ड है कि शुगर खा के HbA1c इतना हाई चला गया है तो फिर ओरल एंटी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स भी रखना पड़ता है.
तो मेटफॉर्मिन है रिपीटेड। अब जैसे मान लीजिए उसमें फीड पैटर्न बहुत जरूरी है कि आपको ऐसा नहीं है कि अब भूखा रहना है, आपको बच्चे को ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी कि आप भूखा रहिए तो आपका शुगर कम होगा। वो शुगर जो कम हो रहा है दैट इज मोर ड्रेडफुल, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज का है ना वो है हाइपोग्लाइसीमिया, नॉट हाइपर। हाइपर तो उनको है ही पहले से, तो उसके साथ तो जी ही रहे। हाइपो होगा ना वो बच्चा सीधा कोलैप्स करेगा, एकदम से फेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चे को, सीधा पाल्पिटेशंस होंगे, स्वेटिंग होगा, वो बहुत ड्रेडफुल है। तो आपको एवरी 2 to 3 आवर फीड देना है, क्वांटिटी कम होगी बट देना है। तो आप बहुत टाइम के लिए फास्टिंग और ये बिल्कुल भी एडवाइस नहीं है। ओके, और किस टाइप का फूड देना चाहिए उस बच्चे को? फूड आप दे सकते हैं नॉर्मल फूड जो घर पे बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिड शुगर्स को आपको 1 to 2 ग्राम पर डे, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अवॉइड ही कर देना है, क्योंकि बच्चा फिर फील डिवॉइड ऑफ इट। यस। अब जैसे है कि अब कई पेरेंट्स पूछते हैं डायबिटीज के कि सर शुगर बच्चा चॉकलेट नहीं खा सकता, आइसक्रीम नहीं खा सकता, तो ऐसा नहीं है। इसको हम मील रिप्लेसमेंट बोलते हैं कि जैसे आपको अगर एक बोल ऑफ राइस से इतना शुगर जाता है या इतना कार्ब्स जाता है, इतना प्रोटीन जाता है, अगर मैं उसको एक बाइट ऑफ चॉकलेट पे शिफ्ट कर दूं तो उससे कितना जाएगा, तो हम इसको मील रिप्लेस कर देते हैं। कि वो अगर इतना खाने वाला था तो अगर मैं इसको इतनी चॉकलेट दूंगा तो ये रिप्लेस कर देगा, वो भी खुश। ऐसा वंस अ वीक, ऐसा नहीं हर रोज। तो बच्चा भी खुश रहता है कि हाँ उसको भी ये मिल रहा है, डिवाइड नहीं है। दूसरी पार्टीज में जा रहा है, बर्थडे केक खा लिया, किसी की केक है तो वो उसको प्रॉब्लम कर सकता है। ओके, so these are the few things that parents should take care while if their child has juvenile onset diabetes. एक और चीज मैं पूछना चाहता था, इट इज अ कंकरेंट क्वेश्चन। आजकल बच्चों को एक वायरल, एक तो इस समय बहुत चल रहा है, और कुछ दाने वगैरह भी हो रहे हैं गले के अंदर। इज दैट या इस पर्टिकुलर टाइम पे किस तरह के मोस्ट कॉमन केसेस आपके पास कौन से आते हैं? अभी तो डेंगू का मेन सीजन है, डेंगू चल रहा है, डेंगू फीवर चल रहा है, वायरल इलनेस मोस्टली, क्योंकि इसमें आपके मच्छर, पानी है, रेनी सीजन था तो पानी कंटामिनेटेड होता है थोड़ा सा, तो वहाँ पे मॉस्किटोज ब्रीड करते ही करते हैं, एंड वो मॉस्किटोज आपको काटते हैं, बच्चे को काटते हैं, तो आपको डेंगू, मलेरिया, ये बहुत कॉमन है अभी इस टाइम पे। और एक और चीज मुझे पूछनी थी कि जैसे समर्स के अंदर नक्सीर बच्चों को आती है, नेजल ब्लीडिंग होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, वो क्यों आती है और उसको कैसे इमीडिएटली पेरेंट को किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? जैसे आप गर्मी ज्यादा हो जाती है तो आपकी जो ब्लड वेसल्स है ना, कई बच्चों में सेंसिटिव होती हैं काफी, तो पीछे की जो मोस्टली एपिस्टेक्सिस जिसको हम नेजल ब्लीड बोलते हैं वही होता है, देखने को मिलता है। तो पीछे की जो ब्लड वेसल्स है ना वो रप्चर हो जाती है, उसकी वजह से सडनली ब्लीडिंग चालू होती है। बेस्ट मेथड है, कहीं भी है बच्चा उसको भी सिखा सकते हैं, या फिर कि आप पिंच करिए नोज को, जितनी देर आप पिंच करेंगे तो वो आपका जहाँ पे ब्लीडिंग कर रहा है जो साइड, वो थोड़ी देर में क्लॉट हो जाएगा एंड बच्चा ठीक हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि ऊपर सर करते हैं एंड पानी सर पे डाल दो, दैट इज क्योंकि वो गर्मी की वजह से इतना वेजो डायलेटेशन हो गया है वेसल का, और वो फट चुकी है। ठीक है, आप गर्म पानी डालेंगे दैट इज ओके, आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वो ब्लड अंदर जाएगा एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी जा सकता है। इट्स बेटर आप सिंपल रहिए, कुछ नहीं, आपको सिर्फ पिंच करके रखना है, आपको 1 से 2 मिनट के अंदर ब्लीडिंग बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। तो आपको वो बहुत ध्यान रखना है कि बिल्कुल जिनको है प्रॉब्लम उनको बिल्कुल ऐसे हॉट सन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनको पता है ये प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, और एक और चीज जो मतलब कई वीडियोस मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे भी देखी कि बच्चे खाना, बिकॉज दे आर लर्निंग हाउ टू ईट, तो यंग किड्स के अंदर कभी कभार खाना गले में फंस जाता है, चोक हो जाता है। उस केस में तो कोई डॉक्टर आसपास तो होता नहीं है एवरी टाइम, व्हाट शुड अ पेरेंट डू? जैसे ही चोक हुआ है, एक तो पहली बात कि लेटा के नहीं खिलाना है। कई लोगों के मन में होता है कि लेटा के, पहले हम भी लेटा के ही पिलाते थे सर दूध, तो मोस्टली चोकिंग होता है जब आप बच्चे को लेटा के या लेटा के पिला रहे हैं या खिला रहे हैं। जैसे ही चोक हुआ है, आपको हेमलिक्स मैन्यूवर बोलते हैं हम लोग, कि हेमलिक्स मैन्यूवर यूज करना है, जिसमें बच्चे को सिर्फ पीछे से पकड़ना है आपने, होल्ड टाइट पीछे से, एंड जस्ट ऊपर की तरफ उसको पुश करना। तो जो भी चीज अटकी होगी उस ट्रैक्ट पे जाके, मोस्टली वहां उस ट्रैक्ट पे जाके वो चीज अटकी होती है एंड वो रेस्पिरेटरी पैसेज को ब्लॉक कर रही होती है। जैसे ही आपने डायफ्राम से उसको पकड़ के ऊपर पुश किया, वो चीज डिसलॉज होगी एंड बच्चा नॉर्मली ब्रीथ करेगा एंड वो आपको चीज बाहर भी दिखेगी। और पीछे से सेम वही है, बट पहले क्या करते थे, थपथपाते थे, उस पे वो निकल नहीं पाता, वो फोर्स नहीं आ पाता। बट जब भी आपने बच्चे को पकड़ के पीछे से और हेमलिक्स मैन्यूवर किया, जस्ट ऊपर किया, बिल्कुल थ्रॉटल के साथ वो बाहर निकलता है।
ओके, क्योंकि मुझे इस चीज से बहुत लाइक आई फील स्केर्ड, कभी कभार बच्चे खाते खाते दे स्टार्ट कफिंग एंड ऐसा डर लगता है चोक हो जाए तो क्या करेंगे। ओके, अच्छा, एक कुछ दो तीन चीजें, कुछ टर्म्स थी जो मैंने ड्यूरिंग माय रिसर्च आई केम अक्रॉस, लाइक फ्लैट हेड। व्हाट इज फ्लैट हेड? बच्चे को मोस्टली स्टार्ट जब आजकल न्यूबॉर्न होते हैं तो लोग राई के पिलोज यूज करते हैं कि कौन सा पिलो यूज करें सर। तो पिलो यूज क्यों करना है? पिलोज हम लोगों के लिए क्या जब जो गैप है हम लोग के नेक और शोल्डर और हेड के बीच में, उसके लिए पिलोज यूज करते हैं। बच्चों में तो ऑलरेडी वो गैप पहले इतना है ही नहीं अभी। तो क्या करते हैं कि बच्चे को आप एक तरफ करके सुलाएंगे तो अभी वो मोल्डिंग स्टेज में होता है ब्रेन। ये जो बोन्स है बहुत सॉफ्ट होती है न्यूबॉर्न्स की, तो ये मोल्डिंग स्टेज बोलते हैं कि अभी बन रही है, सॉफ्ट है, अभी उसको बोनी होने में टाइम लगेगा। तो उसमें वो बच्चे आप जैसे एक ही टाइम ऐसे ही सोता रहता है तो वो पीछे का हेड फ्लैट हो जाता है, एक ही तरफ करके सोता है। आपको इसलिए एवरी 2 आवर आपको पोजीशन चेंज करनी होती है। तो वो आपका पीछे से फ्लैट हो जाएगा। एंड आपका ये भी कंप्लेंट रहती है कई लोगों की कि सर बाल ही नहीं आते पीछे। तो आप पूरे दिन अगर एक ही जगह पे सुलाएंगे तो वहां पे कभी बाल आएंगे भी नहीं। तो आपको एवरी 2 आवरली लेफ्ट लेटरल सुला दिया, राइट लेटरल सुला दिया, सीधा सुला दिया, टमी टाइम में सुला दिया उल्टा करके बच्चे को 2 घंटे। तो इस चीजों से फ्लैट हेड का प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाता है। बाल से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया जो मैं हमेशा सोचता हूँ। इंडिया में मुंडन का कॉन्सेप्ट है यार, मुंडन क्यों करते हैं? क्योंकि बोलते हैं कि जैसे हम सबने सुना है कि बाल नए आ जाते हैं, राइट, एंड ऑल ऑफ दैट, बट बाहर तो मुंडन नहीं होता। हाँ, उनके भी बाल आते हैं। क्या क्या फंडा है यार, मुझे इज इट नेसेसरी और नॉट? लाइक मुंडन का कोई ऐसा अलग साइंटिफिक कोई रीजन नहीं है कि, बल्कि कई लोग तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक एंटीरियर फॉन्टेनेल जो एक गड्ढा टाइप होता है स्टार्टिंग में, यहाँ पे स्टार्टिंग, दैट वाज आल्सो अ टर्म दैट आई रेड, एंटीरियर फॉन्टेनेल। क्या वो क्या होता है? एक फॉन्टेनेल मतलब कि एक डायमंड शेप का एक होल होता है उसमें। तो आपको डायरेक्टली ना थोड़ा सॉफ्ट टाइप ऑफ फीलिंग आती है। राइट। तो वो कुछ नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप बंद होना है। वो एक ब्रेन का डेवलपमेंट है, क्योंकि ब्रेन अंदर ग्रोइंग है तो उसको जगह तो चाहिए। अगर मैं एक ही बक्से में उस ब्रेन को रख दूंगा तो ब्रेन ग्रो करेगा तो वो कभी बढ़ ही नहीं पाएगा। तो ऐसी जगह जगह पे बोन में स्पेसिस दी हुई है कि जब ब्रेन ग्रो कर रहा है तो फिर उसको जगह मिले। तो ये ऐसी जगह खुली हुई रहती है, एक पीछे होता है, एक आगे होता है, 2 यहाँ पे होते हैं। बट हमें दिखता कौन सा, यही वाला सेंटर वाला है। तो इसलिए मुंडन के टाइम पे भी कई लोग पूछते हैं कि सर ये वाला पार्ट को शेव कराएं कि नहीं कराएं, क्योंकि इस पे तो वो कुछ हो जाएगा। या फिर लोग इसको मसाज क्यों करते हैं, हेड मसाज, कि ये जल्दी बंद हो जाए। बट ये तो फिजियोलॉजिकल है, नेचुरल है। 6 to 18 मंथ्स पे वो बंद होना ही होना है। अच्छा, एक्चुअली क्या मुंडन के बाद बाल डिफरेंट आते हैं या नहीं आते हैं? सेम बाल होते हैं, सेम ही रहेंगे, क्योंकि जो पहले आ रहे थे वही बाल होते हैं। बट ये क्या पहले से चला आ रहा है कि नहीं मुंडन इस दिन पे कराना है, और लोग बोलते हैं कि इसके मुंडन से बाल कर्ली, पहले कर्ली नहीं थे उसके बाद कर्ली हो गए, नहीं, या क्वांटिटी ज्यादा बढ़ गई। तो कई लोग तो 2 बार मुंडन करा लेते हैं कि इसकी पहले बार में बाल नहीं आए तो दूसरी बार मुंडन करा लेते हैं। नहीं, आएंगे बाल, जो चल रहे हैं वही आएंगे। ऐसा कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है कि देयर इज नो साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, बिल्कुल। ओके, अच्छा, थोड़ी सी बात मैं I want to, from this biological aspect of it, I want to shift to the mental and the psychological development of child. क्या एक बहुत कॉमन, छोटे बच्चों को तो चलो छोड़ दिया हमने, 0 to के बारे में बात कर ली। फ्रॉम देयर ऑन जब बच्चे को थोड़ी सी समझ आ जाती है, 3+ के बच्चे को थोड़ी सी समझ होती है, इट इज वेरी कॉमन टू सी चिल्ड्रन विद प्रॉब्लम्स लाइक स्टटरिंग। अच्छा, बोलना कब से चालू करता है? फॉरगॉट दैट क्वेश्चन, कब से करना चाहिए? और कहते हैं ये लड़कियां ज्यादा जल्दी बोलती हैं लड़कों से, क्या होता है यार, ये बताओ। डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, लैंग्वेज माइलस्टोन एक होता है। तो 5 मंथ्स से मोस्टली बच्चे को मोनोसिलेबल्स आ जाते हैं, माँ बा। वैसे तो 3 मंथ से ही चालू हो जाता है। 3 मंथ से कूइंग टाइप होता है, कू ऊ ऐसा करके वर्ड्स निकलने चालू होते हैं। बट जो हमें समझ में आता है वो 5 मंथ से होता है। ओके, तो मोनोसिलेबल्स 5 मंथ्स में आते हैं। 6 मंथ से वो बायसिलेबल्स मामा पापा इस पे शिफ्ट हो जाता है। तो बोलना तो स्टार्टिंग से ही चालू करते हैं। ओके, स्टटरिंग मोस्टली जो देखा गया बच्चों में, हकलाना जिसको हम बोलते हैं, वो मोस्टली एंजाइटी की वजह से देखते हैं। कोई ना कोई बच्चे को कहीं ना कहीं हम लोग जब ढूंढते हैं कि पहले तो नहीं था, बच्चा स्टार्टिंग से बोल रहा है। एंड कई बार बच्चे नॉर्मली भी बोलते हैं, बीच में स्टटर करते हैं कहीं ना कहीं। तो वो मोस्टली एंजाइटी का कॉज है, कि एंजाइटी एक कॉज है उसका। कि कहीं बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है किसी चीज में एंड तब स्टटर कर रहा है। क्या पेरेंटल बिहेवियर का भी इम्पैक्ट होता है इस चीज के ऊपर? लाइक फॉर एग्जांपल, इफ पेरेंट्स आर फाइटिंग एंड दे आर टॉकिंग इन लाउड वॉइसेस, शाउटिंग और व्हाटएवर, जो बच्चा देख रहा है उससे भी स्टटर होता है?
सब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स बोलते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव। इस पे थोड़ा सा बताओ। हाँ, कि जैसे आपका बच्चे ने आज कुछ अच्छा काम किया तो आप पॉजिटिवली उसको रिवॉर्ड करेंगे कुछ, तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, तो उसको वो पता चलेगा कि मैंने ये अच्छा काम किया है तो मुझे इस चीज पे अच्छी चीज मिलती है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई अच्छा मार्क्स लाएगा तो साइकिल ला के देंगे, दैट इज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव मतलब आज अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपने मदर ने बहुत डांटा एंड या फिर स्कोल्ड करके थप्पड़ वप्पड़ मार दिया, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, उसको पता चल गया कि अब इस चीज से उसको डरना है, तो अगली बार बच्चा आपको मार्क्स दिखाने में प्रॉब्लम करेगा, या तो वो उसको चेंज करेगा, उसको पता है क्योंकि वो नेगेटिवली रीइंफोर्स है। अगर उस पार्ट पे हम कहीं पे बच्चे को रोकें कि हम अपने आप को चेंज करें, कि हम उसको नेगेटिवली रीइंफोर्स ना करके उसको थोड़ा मोटिवेट करें, बहुत फर्क पड़ता है। तो ये स्टटरिंग भी वहीं पे देखा जाता है कि जब आपने देखा है कि ऐसा नहीं कि स्टटरिंग कंटिन्यूअसली होगा, हमेशा कहीं ना कहीं जहाँ पे प्रॉब्लम होगा, जैसा आप बता रहे हैं फाइट है, घर में अगर फाइट चल रही है तो बच्चे को एक टेंशन बनी हुई दिमाग में कि मेरी वजह से हो रही है या हो रही है, या मम्मी पापा क्यों फाइट कर रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, तो वहां पे बच्चे को प्रॉब्लम होती है और वो एंजाइटी डेवलप करता है बच्चे। क्या 3 इयर्स मतलब 2 to 3 इयर्स के बच्चे को भी इससे इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ, मतलब जिस बच्चे को इतनी समझ नहीं है तो भी टॉडलर को भी फर्क पड़ता है इस चीज से। ब्रेन तो डेवलप हो ही चुका है 2 इयर्स तक, तो उसने देखा तो है, विजुअल उसके माइंड में कुछ ना कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा, बट दिस इज आउट ऑफ ऑर्डिनरी, लाइक एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। विजुअल इमेजेस तो है उसके माइंड में, देखा है उसने करते हुए, चाहे उसको समझ नहीं आ रही वो आपस में क्या बात कर रहे हैं, बट विजुअली उसको रहता है, तो आगे जाके उसके कंसंट्रेशन पे, उसके माइंड पे इफेक्ट तो जरूर करता है। अच्छा, ऐसा कोई केस कभी आपके सामने आया है? स्टटरिंग का एक केस आया था अभी रिसेंट में ही, 12 इयर्स की बच्ची थी, रिसेंट में ही स्टटरिंग चालू हुआ, पहले नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल थी। तो फिर क्या हुआ कि उसको स्टटरिंग भी थी एंड होल बॉडी वाइब्रेशंस होते थे। वाइब्रेशंस? हाँ, उसकी कंप्लेंट ये थी, तो वी थॉट कि हो सकता है कैल्शियम डेफिशिएंसी या विटामिन B12 डेफिशिएंसी तो नहीं है बच्चे को। Okay. तो हमने कहा चलो एडमिट करते हैं, और रिकरेंट कंप्लेंट थी, मतलब ऐसा नहीं, तो कई डॉक्टर्स को दिखा चुके, कई मेडिकेशंस खा चुके, तो हमने सोचा एक बार एडमिट करके इवैल्यूएट करते हैं। तो हमने पता चला कि जब देखते हैं तो वाइब्रेशंस किसी को दिखती नहीं है, बस बच्चे को लगती है कि हो रही है, होल बॉडी वाइब्रेशन, बॉडी में वाइब्रेशन हो रही है, दांत कांप रहे हैं, और उसको हिस्ट्री थी कि वो 2-3 बार अपनी टंग बाइट भी कर चुकी है। तो हमें लगा भाई कहीं एंजाइटी का प्रॉब्लम है, जो कुछ दिखने विखने है नहीं, वाइब्रेशन कुछ नहीं है, रिपोर्ट्स ऑल नॉर्मल, सब कुछ करा के देख लिया, तो पता चला कि एंजाइटी है। तो कहीं हमें फिर एक दिन हॉस्पिटल में राउंड्स चल रहे थे, उस समय फादर मदर वाज फाइटिंग इन फ्रंट ऑफ दैट चाइल्ड, तो फिर हमें लगा कि यार ये प्रॉब्लम कहीं घर में है। तो पता चला कि हर रोज लड़ाई होती है मदर फादर में, और फिर वो बच्चे के सामने होती है, बच्चा डरता है, ये चीज़ हर रोज देख रहा है। फिर बच्चे को अलग से हमने बात करी तो पता चला कि सही में वो बच्चा डर जाता है अंदर से, एंड वो डरता है, जब वो रात को सोचता है ना तब वाइब्रेशंस होती हैं। तो फिर उसकी, और जब मैं बात करता हूँ उससे स्टटरिंग कुछ नहीं, जब मदर फादर बात करें या कोई गुस्से में बात करते तो स्टटरिंग चालू, और कोई टंग बाइट नहीं, कुछ नहीं। जब हमने चालू किया तो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट मदर फादर बच्चे के सामने तेज आवाज से या बिल्कुल ऐसा बात ना करें। तो ऐसे केसेस काफ़ी मिलते हैं कि बच्चे पेरेंटल प्रेशर में आके, पेरेंट्स की कुछ फाइट्स देख के काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं, उसकी वजह से एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है और तब स्टटरिंग चालू होती है। वो कितनी भी जगह दिखा लें, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट सिर्फ इमोशनल स्टेबिलिटी है। आप बच्चे को मॉरली बूस्ट करिए, उनके सामने कुछ कोई एक तेज आवाज में बात नहीं करिए, अच्छे से लव एंड केयर दीजिए, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। एंड वो हुआ, कुछ नहीं दिया हमने, बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। वाओ, दिस इज a lesson for all the parents. Yes. अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया इससे रिलेटेड, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट तेज आवाज में बात करने का। जैसे पेरेंट्स आर टीचिंग देयर किड्स, जो हर पेरेंट कोई टीचर तो नहीं होती, तो और हर पेरेंट को साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी भी समझ में नहीं आती, तो और स्टार्टिंग में बच्चे दे आर ब्लैंक स्लेट, तो एकदम जीरो से सीख रहे हैं पढ़ाई करना, तो प्रोफिशिएंट भी नहीं हो गया, और हर बच्चे की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। तो क्या अप्रोच एक मदर या फादर को फॉलो करनी चाहिए यूजुअली बच्चों को पढ़ाते वक्त, कि ज्यादा चिल्लाना ठीक होता है, थोड़ा सा चिल्लाना चाहिए या नहीं चिल्लाना चाहिए, डांटना चाहिए नहीं चाहिए, मतलब किस तरह से एक बैलेंस अप्रोच बना के चलें? बैलेंस्ड अप्रोच ही होना चाहिए, सिर्फ डांटने से भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ बिल्कुल प्यार से बात करने से भी काम नहीं चलेगा। डांटना जरूरी है, बिल्कुल, एक लिमिट तक, कि वो उसको इतना डिप्रेस ना कर दे कि वो अगली बार आपको बता ही ना पाए कोई अपनी डाउट्स, या अपना उसको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है। जैसे किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम है, अगर आप उसको कंटिन्यूअसली डांटते रहेंगे तो उसको पता है कि फिर ये बात करके कोई फायदा नहीं है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वाली बात है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट,
पॉजिटिव भी जरूरी नहीं है। हाँ, बट ये है कि आप उसका मॉरल बूस्ट करिए, उसको सिखाइए 2-3 बार। अगर आपको लगता है किसी और से कंसल्ट करिए कि इसको, और जैसे टीचर से कंसल्ट करते हैं कई पेरेंट्स आगे कि मैडम इस टॉपिक में या इस प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे भी बच्चे ठीक होते हैं बिल्कुल। तो डांटना जरूरी है, वरना बच्चे को बिल्कुल आप डांटेंगे नहीं, पैम्पर करके रखेंगे तो वो भी एक परेशानी है। तो उसमें बिल्कुल बच्चे फिर अलग ही रहते हैं कि हमें तो डांट पड़ती ही नहीं है। बट बैलेंस इज Balance इम्पोर्टेंट, is important. दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव को दोनों को साथ में लेके चलना है। और तोतलापन भी वही है, मोस्टली तो टंग टाई की वजह से होता है, जिसको मतलब टंग टाई बोलते हैं कि अगर टंग के नीचे जो स्किन फोल्ड है, कई बच्चों में वो स्टार्टिंग से होता है, तो पेरेंट्स को पता होता है बट दे डोंट गेट इट ऑपरेटेड। तो क्या होता है, बच्चे जो लिप्स ये टंग ऊपर लगनी चाहिए जिस वर्ड में ल प ल जैसे वर्ड्स है, तो उसमें उस बच्चे को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो जो नीचे स्किन फोल्ड है वो परेशान कर रहा है, उसको ऊपर जाने ही नहीं दे रहा, तो वो बच्चे कभी वो वर्ड सीख ही नहीं पाते, तो वहां पे तोतलापन चालू होता है। तो आप कुछ नहीं, माइनर प्रोसीजर 1 सेकंड का भी नहीं है, सिंपल इंसिजन रखा जाता है, आप किसी भी पीडियाट्रिक सर्जन पे जाइए, एक सिंपल इंसिजन से वो फोल्ड रिलीज कर दिया जाता है, आपका बच्चा वापस चालू हो जाता है। और जैसे बच्चे ने बोलना स्टार्ट किया, बच्चा तोतला रहा है, आपको दिख रहा है, कितना टाइम पीरियड होता है मेरे पास कि मैं यार इस टाइम तक मैं कर लूं ताकि आगे बच्चा सीख रहा है आपका 5 मंथ्स पे बोलना, एंड उसी टाइम पे आपके मोनोसिलेबल बाइसिलेबल्स आ रहे हैं, बेटर टू गेट इट ऑपरेटेड बिफोर 5 मंथ्स, अगर आपको पता व्हाट इफ द चाइल्ड इज 3 years old? अब 3 years पे उसने सीखा ही नहीं, जो वर्ड्स जिन पे आपका टच करता है टंग ऊपर पैलेट पे, तो उसको अब सिखाना पड़ेगा, तो वहां पे स्पीच थेरेपी का रोल आता है। तो उस समय ऑपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऑपरेट कभी भी हो सकता है, बट इट्स बेटर कि okay, so it is not a psychological cause, there's no psychological cause behind this is like a anatomical anatomical variant है, आपको करवाना पड़ता है। okay and बच्चों की आंखों में इश्यूज स्क्रीन टाइम की वजह से भी आते हैं, और some children are also born with like eye defects like squinting or anything like that. उसको किस हद तक ठीक किया जा सकता है? स्क्विंट डिपेंड करता है कि कोई ब्रेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्रेन में कोई नर्व्स की इशू की वजह से तो स्क्विंट नहीं है। अगर वैसा कुछ है तो इट टेक्स लॉट ऑफ टीम वर्क कि कैसे ऑपरेट करना है, क्या करना है। बट अगर इन जनरल स्क्विंट, जो कि स्क्विंट भी नहीं, अगर हम बोले जो मोस्ट कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर, चाहे चश्मा लगना, वो सब तो हम ऑब्वियसली ट्रीटेबल है विद स्पेक्स, विद लेंसेज, समथिंग। आजकल तो लेसिक आ गया है कि अबव 18 ईयर्स हम लेसिक करा सकते हैं। बट स्क्विंट के लिए भी पैचेस आते हैं कि आपकी, जैसे मान लीजिए राइट आई में स्क्विंट है बच्चे को, बायोजेनेटिक है, मान लीजिए कि प्रॉब्लम थी बाय बर्थ है, तो अब उसको हम क्या करते हैं कि जो नॉर्मल आई है उसको पैच कर देते हैं। पैच एक कुछ नहीं, सिंपल एक, अगर मान लीजिए कप वो है बोर्ड, कार्डबोर्ड रख दिया, तो प्रेशर आएगा इस आई पे। अब ये तो इधर देख रही थी अभी तक, इसको प्रेशर आएगा कि सेंट्रलाइज विजन आपको देखना है, अब इसको ये काम नहीं कर रही, तो आप इंटरमिटेंट पैचिंग करते हैं। तो 6 months के लिए, मान लीजिए 3 months के लिए बंद कर दी ये वाली आई, तो आपकी ये आई का धीरे धीरे स्क्विंट करेक्शन चालू हो जाता है। So is it because of the muscles inside the eyes? Yes. जो आपका कोई ना कोई मसल है वो वीक है, तो वो मसल्स वापस रीगेन करती हैं पावर, एंड सेंट्रल विजन वापस चालू होता है। अगर मान लीजिए दोनों में प्रॉब्लम है तो इंटरमीडिएट 15 दिन इसको पैच कर दो, 15 दिन उसको पैच कर दो, तो धीरे धीरे दोनों आईज आपकी नॉर्मल साइज, नॉर्मल जगह पे आने लग जाती है। बट इट डिपेंड्स कि कितना डिग्री का स्क्विंट है, तो वो डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और एक तो स्क्विंट का ये इशू हो गया, देन देयर इज एन इशू ऑफ आजकल बच्चों के इतने मोटे मोटे चश्मे लग रहे हैं, एक तो स्क्रीन टाइम की वजह से है, राइट? सो व्हाट, किस एज के बाद वो चश्मा उतर सकता है या नहीं उतर सकता, और कितना नंबर का चश्मा लग गया उसके बाद देयर इज नो गोइंग बैक? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ये नंबर के बाद आपका उतर नहीं सकता, बट हाँ ये बहुत जरूरी है कि एक बार लग गया तो आपको अब उसको मतलब बढ़ना नहीं चाहिए नंबर, वो बहुत जरूरी है। मान लीजिए आजकल 0.5 पे भी लगा लेते हैं बच्चे कि 0.5 से ऊपर ना जाए, 0.5 दोनों में नंबर है, तो अब जैसे 3 या 4 नंबर है, अगर मान लीजिए 3 या 4 नंबर है मान लीजिए, तो 3 या 4 पे तो चांसेस है कि वो उतरेगा नहीं, आपको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। तो आप बेसिक डाइट इंप्रूव करिए, स्क्रीन टाइम डिक्रीज करिए। डाइट में जैसे कैरेट्स हैं, पोमीग्रेनेट है, जो इनसे रेटिना को वो पावर मिलती है, विटामिन ए मिलता है, विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें जिनसे मिलती है वो चीज़ खाएंगे तो ठीक है, नेचुरल मेथड है। एंड बाकी स्क्रीन टाइम आप डिक्रीज कर दीजिए, आई एक्सरसाइजेज हैं वो आप करेंगे, तो चांसेस हैं कि नो डाउट कम हो, उतर सकता है चश्मा,
बट हमें सबसे इम्पोर्टेंट हम क्या बोलते हैं कि ये बढ़े नहीं नंबर, हम ये कोशिश करते हैं स्क्रीन टाइम लिमिट कर दो स्क्रीन टाइम ताकि, और आई एक्सरसाइजेस करो, इट्स अ गुड वे टू improve your eyesight. Okay, I think we've pretty much taken into account all conditions. अब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगा आपका. टेल मी, लाइक, यू आर अ पीडियाट्रिशियन एंड डॉक्टर्स जिस काइंड के केसेस देखते हैं, इट इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी द काइंड ऑफ केसेस यू गाइस सी. कभी कोई ऐसा आपको या आपके किसी कोलीग को कोई ऐसा केस आपने सुना हो जो आप सुन के एकदम शॉक हो गए हो, कुछ ऐसा हुआ? एक्चुअली मैं गुजरात में एक ऑर्फनेज से एसोसिएटेड था. हम्म. तो वहाँ पे एक केस आया था कि नाइट में कॉल आया जैसे कि एक बच्चा मिला है अलोन की, अभी न्यूबॉर्न ही था, ऐसा नहीं है कि. तो उसमें हम लोग वहाँ पे गए विजिट करने, तो पता चला कि उस बच्चे को ना किसी डॉग ने बचाया था. डॉग ने बचाया था. हमें था कि ये डॉग की वजह से बच्चे को परेशानी हुई है, बट जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई 1-2 दिन लगा के, तो सीसीटीवी कैमरास देखे गए, तो उसमें पता चला कि कोई उसको बच्चे को डिस्पोज ऑफ कर गया है किसी झाड़ियों में, अबैंडन कर गया, छोड़ गया. बिल्कुल. एंड उस कुत्ता जो डॉग था, वो डॉग ने अपना बाइट किया बच्चे को एंड उठा के गैराज के सामने ले जाता है. एंड गैराज का सीसीटीवी फुटेज बहुत अच्छे से दिखा रहा था कि वो बच्चा वहाँ पे वो डॉग उसको 2 दिन तक प्रोटेक्ट भी करके रखता है. ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था कि सीसीटीवी में वो 2 दिन उसने डॉग ने अपने बच्चे की तरह उस बच्चे को प्रोटेक्ट किया है. तो फिर हम लोग ऑब्वियसली बच्चे को NICU की रिक्वायरमेंट थी उस टाइम, तो हम लोग लाए एंड एडमिट किया. विद इन 7 days वी डिस्चार्ज द बेबी हेल्दी. उस बच्चे के पेट पे आज भी वो मार्क है जिस डॉग ने उसको बचाया था. हालांकि वो डॉग उसके बाद नहीं मिल पाया, हमने ट्राई किया, बट दैट वाज अ वेरी फैसिनेटिंग केस कि आई हैव गूज़बम्प्स राइट नाउ. मेरे को भी आ रहे हैं बोलते हुए. एंड मतलब हमने तो सीसीटीवी में लाइव देखा था, तब तो बहुत ही अलग अलग फीचर आ रहा था कि दे हैव हार्ट ऑल्सो, कि मतलब वो डॉग अपने बच्चे की तरह उस बच्चे को बचा के लाया. एंड मैंने उस बच्चे को अपने देखा है, उसको 1 साल तक अपने अंडर देखा है, एंड वो कैसे ग्रो हुआ है बच्चा, बिल्कुल हेल्दी. एंड आज भी वो बर्थ मार्क है उसको, वो डॉग बाइट का. हाउ ओल्ड इज दैट चाइल्ड नाउ? आई थिंक 3 years हो गया होगा अभी. 2 years पहले मैं मिला था उनसे, तो अब 3 years का लड़का था या लड़की? लड़की है. बहुत बढ़िया एंड बिल्कुल हेल्दी. उस डॉग ने उसको रेन से भी बचाया, वो टाइम रेनी सीजन का था, पूरा शेड करके रखा बच्चे को, और बहुत बढ़िया सीन था वो. गॉड, मेरे को अभी भी सीरियसली मुझे भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं अभी बताते हुए. क्रेजी. आज भी don't you don't have to name anything or don't be specific, but आज भी फीमेल फीटिसाइड होती है. हाँ बिल्कुल होती है. काफी डिलीवरीज पे जाते हैं तो ऐसा फील होता है कि दे डोंट वांट फीटिसाइड नहीं होता, बट हाँ, they don't want a girl child. तो पेरिफेरीज में तो चलता ही है आज भी. हम लोग काफी काम किया है गुजरात में भी, एंड अभी भी नॉर्दर्न इंडिया में हम काम कर रहे हैं. तो फीमेल फीटिसाइड नहीं होता, बट हाँ बाहर आके बच्चे पे वो केयर नहीं मिल पाती फीमेल्स को. ये तो है, डिफरेंस तो है. The girl child is still unwanted in families. Yes. Which is insane. Yes. और ये आपके हिसाब से नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है? कभी साउथ इंडियन कोलीग्स के साथ इस बारे में डिस्कशन होता है? हाँ, बट पेरिफेरल एरियाज में वहाँ पे लोग एजुकेटेड है एंड नहीं करते ये सब काम. बट नॉर्दर्न इंडिया में है, बिल्कुल है. एंड पेरिफेरल एरियाज में ही है, सिटी में नहीं है, बट है, बिल्कुल है. मतलब I think the government has taken enough steps to curb it down to a very low level, but still it exists, which is insane. Okay, the last segment is about some home remedies. So we'll try and do it like a rapid fire, where मैंने कुछ Google से कुछ common issues के लिए home remedies download किए, right? Now I want you to judge them and just you just I'll talk about the common issue और उसका home remedy क्या है. आप मुझे बताना okay है या not okay है, ठीक है या नहीं ठीक है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. Okay, let's do it. So cold and cough के लिए they say that turmeric milk या तुलसी टी बच्चों को पिला सकते हैं. बिल्कुल. Okay. Fever हो तो basil और ginger tea and cool compress. Okay. Yes. Okay.
इंडाइजेशन के लिए अजवाइन और जिंजर टी. Yes. ओके. डायरिया के लिए बटर मिल्क एंड बनाना एंड राइस. Yes. ओके. सोर थ्रोट हो तो जिंजर एंड हनी Yes. एंड सॉल्ट एंड वाटर एंड गागल. Yes. तो लेकिन हनी यू मेंशन दैट नहीं देना चाहिए. So is it okay that we should give honey to them? Above 1 year you Above can give. 1 year you can give. Okay. स्किन रैशेज अगर बच्चे को हो जाए तो एलोवेरा जेल या कोकोनट ऑयल. Yes. ओके. You can give. कॉन्स्टिपेशन के लिए प्रून जूस या वार्म वाटर एंड लेमन. Yes. यू कैन डू दैट. कोई और भी होता है इस कॉन्स्टिपेशन के लिए? Mostly है. मोस्टली ये. Lukewarm water. टीथ में दर्द हो रहा हो अगर बच्चे को तो कोल्ड वॉश क्लोथ और कैमोमिल टी. Chamomile tea, not so advised, but cold wash clothes we give. ओके. और माइनर कट्स या स्क्रैप्स लग जाए तो टर्मरिक पेस्ट लगा दो या हनी लगा दो. कर सकते हैं. Honey तो नहीं, turmeric milk yes. Turmeric paste yes. टर्मरिक पेस्ट Yes. लगा सकते हो. That has Okay. an antiseptic property. Okay. Superb. I think, Dr. Shashank, we have pretty much discussed everything. एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में अभी भी है, क्वेश्चन नहीं है, एक आपकी तरफ से एक एडवाइस या सजेशन बोलूंगा, बट स्पेसिफिकली फॉर मेन, व्हाट रोल डज अ मैन प्ले in the upbringing of a child, in having the child in the child having a good health, good physical and mental development. उसके लिए एक मेल पेरेंट क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता है? Starting from the birth या वैसे तो प्री प्रेगनेंसी भी मेल्स कैन सपोर्ट. जैसे हम बोलते हैं कंगारू मदर केयर एक टर्म आती है. कंगारू मदर केयर मतलब बच्चे को मदर अपने स्किन से कांटेक्ट करके रखती है जिससे कि बच्चा गर्म रहे है. सो पहले वो कंगारू मदर केयर था. दिस कैन बी यूज्ड एज कंगारू फादर केयर एज वेल, क्योंकि वो मदर के लिए नहीं है, स्किन तो दोनों की सेम है. True. तो बच्चे को फादर भी रख सकते हैं अगर मदर थक चुकी है तो. लाइक नाइट फीड्स है तो अगर एक्सप्रेस मदर कर दे 12 बजे तो फादर उठ के भी पिला सकते हैं. तो मोस्ट फर्स्ट इज सपोर्ट कि सपोर्ट कर सकते हैं पूरी तरह. मदर को पूरी तरह सपोर्ट करें इन टर्म्स ऑफ दिस डाइट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मदर की भी ग्रोथ वापस से प्री बैक टू लाइक प्री प्रेगनेंसी वापस आना है मदर को, एंड न्यूट्रिशंस वापस डेवलप करे. तो सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फादर के लिए. बाकी बच्चे के लिए टाइम देना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदर ही दे. अपब्रिंगिंग में लाइक 6 months 1 year 2 year का बच्चा है तो फादर को भी इक्वली इंपॉर्टेंट टाइम देना जरूरी है. एंड मोस्टली यही है. एक सेकंड हैंड बन के चल सकते हो आप बिल्कुल इन द अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड. Yes. और आई थिंक एक सर्टन एज के बाद तो फादर का रोल और भी और ज्यादा भी बढ़ जाता है important. मदर के कंपैरिजन Yes. में, बिकॉज मदर इज बिजी डूइंग अदर स्टफ Yes, ऑल्सो, yes, yes. बट देन फादर बिकम्स अ रोल मॉडल फॉर द चाइल्ड, Yes. प्रोटेक्टिव. प्रोटेक्टिव, you मॉरल know- वैल्यू सिखाना है, सब कुछ. Exactly. फादर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है उसके बाद. Do you think इंडिया में fathers are less educated about taking care of their child physically and mentally? यस. अब तो बल्कि क्लासेस होने लग गई प्री प्रेगनेंसी कि कैसे नॉर्मल डिलीवरी कराएं. उसमें आजकल फादर्स अटेंड करने लग गए कि मैं कैसे हेल्प करूं अपनी वाइफ को कि उसका प्री प्रेगनेंसी टाइम, पोस्ट प्रेगनेंसी टाइम कैसे अच्छा रहे. तो आजकल काफ़ी अवेयर होने लगे हैं, बट मोस्टली इन सिटीज़. अभी मेट्रोपॉलिटन धीरे धीरे इम्प्रूव होगा ये चीज़, एजुकेशन आएगा, अवेयरनेस बढ़ेगा तो फादर्स भी इन्वॉल्व होंगे. बट फादर्स को इन्वॉल्व होना चाहिए. Okay. Usually this topic is very alien for males because obviously biologically we are not Yes. giving birth or anything. But I think it is even more important for males to be educated. And this is a very good point that you brought up. I think I have touched upon all the issues that are normally there. कुछ और issue आपके दिमाग में आता है. If there is something that I missed, maybe you can bring it out. Or if there is a common general advice to any parent across the internet listening to or watching this episode, one word of advice and then we call it off. जो मैंने पहले भी वीडियो में बात करी कि बैलेंस डाइट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वही मेन पिलर है बच्चे की अच्छा कंसंट्रेशन का, अच्छा न्यूट्रिशन का. तो अगर हमने 5-2-1-0 की पॉलिसी अगर अपनाई
IAP की रिकमेंडेड गाइडलाइन है, ऐसा कुछ नहीं कि हमने बनाई है, बट IAP 5210 को फॉलो करने के लिए बोलती है एंड सब पेरेंट्स को फॉलो करना चाहिए. अगर हमने सिर्फ 5210 पे फॉलो किया ना, आपके बच्चे को मोस्टली कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कि जैसे बच्चे बार बार इन्फेक्शंस गेन करते रहते हैं, बोलते हैं सर इम्यूनिटी डाउन है, इम्यूनिटी. आप सिर्फ 5210 पॉलिसी अपनाइए, कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी एंड अच्छा ग्रो करेगा. Dr. Shashank Bansal, thank you for coming थैंक यू to the Arrived podcast. It was a pleasure having you. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you.